आज अपना जो है मशीन लर्निंग एग्जैक्टली हम चालू नहीं कर रहे हैं, पर आज हम लोग ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग बहुत सुनते हैं, पर वो क्या है ना, ऐसा मशीन कोई लर्न करता है या लेथ मशीन जैसी कोई मशीन होती है जो लर्न करती है, वैसा नहीं है सब। ये सारा कंप्यूटर प्रोग्राम का ही खेल है। और वो रोबोट रोबोट वगैरह जो आते हैं, जो हम देखते हैं, वो भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, एआई का पार्ट है, पर वो बहुत एडवांस स्टेज पे आता है। पर फिलहाल हम जो मशीन लर्निंग सीखेंगे ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जो कि मतलब अपने आप से, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना सीखते हैं। इसीलिए उसको वो मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन मतलब कंप्यूटर है यहाँ पे, और लर्निंग मतलब है डेटा से होती है पूरी लर्निंग, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब हमारा मशीन लर्निंग जो है, पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। अगर डेटा नहीं है हमारे पास तो कोई मशीन लर्निंग नहीं। तो पहले डेटा होगा, और उसके बाद फिर हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे उससे। जो है डेटा के पैटर्न, जो है डेटा में क्या इंफॉर्मेशन है, डेटा में क्या पैटर्न है, ये सब सीखने के लिए जो है हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये है सब मशीन लर्निंग का खेल, ठीक है। तो ये देखिए, एक हमारे मतलब बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, हर्बर्ट अलेक्जेंडर करके। तो इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का 1978 में। तो इन्होंने देखी क्या डेफिनेशन जो है मशीन लर्निंग की, फॉर्मल डेफिनेशन इन्होंने दी है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच, लर्निंग से मतलब है मशीन लर्निंग। लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम improves परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। सिस्टम मतलब कंप्यूटर, मतलब हमारे सेंस में कंप्यूटर है, और उन्होंने कुछ ज्यादा जनरल सेंस में दिया है, पर हमारे सेंस में सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि अपना परफॉर्मेंस जो है, उसको जो हम एक्सपीरियंस मतलब डेटा के फॉर्म में जो एक्सपीरियंस फीड करते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है वो डेटा के फॉर्म में होता है। तो जैसे जैसे हम ज्यादा डेटा उसको देते जाते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता जाता है। सिस्टम लर्न करती है एक्सपीरियंस से। तो और हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो कैसे काम करते हैं भाई? हम उनको कुछ फिक्स्ड इनपुट देते हैं, वो फिक्स कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड या जैसे भी कुछ ऑपरेशन, या उनको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और रिजल्ट दे देंगे आपको। तो आपका इनपुट रहेगा, आउटपुट इनपुट रहेगा, एक प्रोसेस रहेगा जिसमें कि आपके कुछ फार्मूलाज रहेंगे, जो कि उस वो जो इनपुट को कंज्यूम करेंगे और आपको आउटपुट दे देंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम सिंपल चीज है, इसमें कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है। तो हमारे मशीन लर्निंग में और कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम में यही डिफरेंस है कि हमारे पास मशीन लर्निंग में हिस्टोरिकल डेटा होता है। तो अब ये हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है, ये अपन अभी थोड़ा आगे की पीपीटीज में देखेंगे, ठीक है। अब इनकी दूसरी डेफिनेशन देखिए जो मिस्टर हर्बर्ट ने दी है। मशीन लर्निंग इज कंसर्न विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस विद टाइम विद एक्सपीरियंस। तो वही बात है, एक्सपीरियंस जो है वो डेटा के फॉर्म में देते हैं हम उसको, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली अपना परफॉर्मेंस जो है, उसकी जो एक्यूरेसी है, वो जो परफॉर्मेंस या एक्यूरेसी का जो भी हम मैट्रिक्स या पैरामीटर यूज करें, तो वो मैट्रिक्स का पैरामीटर जैसे जैसे हम उसको ज्यादा एक्यूरेट डेटा और ज्यादा डेटा देते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिक इंप्रूव होता जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है डेटा से सीखता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। और ये लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग सारी मैथमेटिक्स से होती है, मतलब मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, इसके फॉर्म में लर्निंग होती है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? जैसे हम पाइथन में लिख रहे हैं अगर कंप्यूटर प्रोग्राम, तो पाइथन में कंप्यूटर प्रोग्राम वो मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल फार्मूला को कोड करेगा। और वो जो मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया, वो जो वो हमारे डेटा को पढ़ेगा, और उसमें जो पैटर्न है उसके हिसाब से वो कुछ मतलब आपको एक मैथमेटिकल मॉडल या एक सिस्टम मतलब कुछ पैरामीटर्स दे देगा, जो कि अगर आप अननोन डेटा के ऊपर अगर यूज करते हैं, अननोन डेटा के ऊपर, तो अननोन डेटा के ऊपर भी वो बराबर रिजल्ट देता है। मतलब पुराने नॉन डेटा के ऊपर आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, फिर वो अननोन डेटा के सिमिलर अननोन डेटा के ऊपर जो है वो रिजल्ट देता है आपको। तो इस तरह का मतलब ये हमारा मशीन लर्निंग का पूरा जो है ये खेल है। तो अब ये देखना है कि मशीन लर्निंग जो है अभी ये सब क्यों चल रहा है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग मतलब इसका मतलब सिंपल चीज है कि अभी हमारे पास डेटाबेसेस, डेटा का एक्सप्लोजन है। मतलब डेटा का एक्सप्लोजन कैसे? जैसे हमारे सिस्टम है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या गूगल, या जैसे भी कोई भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो दिन में मतलब कुछ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करते हैं। तो इतना डेटा होता है वो कि इसको हम बोलते हैं पेटाबाइट्स में होता है, या कुछ 1000 गीगाबाइट्स में होता है।
तो इतना ह्यूज डेटा है, तो उसको अगर उसमें अगर आपको नॉलेज के पैटर्न डिस्कवर करना है तो वो नेचुरली ह्यूमन मतलब ह्यूमंस के लिए जो पॉसिबल नहीं है, तो वो जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स द्वारा हम करते हैं। और जो इस तरह का जो बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा जनरेट होता है पेटाबाइट्स में और कुछ 1000 मेगाबाइट्स में, इसको हम बिग डेटा बोलते हैं। पर हम लोग जो है उतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडल नहीं करेंगे हमारे हमारे प्रोग्राम में। बिग डेटा जो है अपने आप में एक अलग लाइन है, तो वो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेटा लेके ऐसे मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे जो कि वो डेटा से सीखता है। और बेसिकली बिग डेटा का कंसेप्ट भी जो है वो सेम ही है, बिग डेटा का कंसेप्ट भी सिमिलर है। जैसा कि जैसा कि मतलब हम लिमिटेड डाटा से करेंगे वैसे बिग डाटा में भी होता है, पर उतना डिफरेंस है कि बिग डाटा को हैंडल करने के टूल अलग होते हैं और उसके जो डाटा का जो वॉल्यूम है वो बहुत मैसिव होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम और जो प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें पैरेलल प्रोग्रामिंग और इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है मतलब कि आजकल क्यों सीख रहे हैं, मतलब क्यों करना है हमको मशीन लर्निंग, तो ऐसा है, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन, मतलब आदमी को हमको रिप्लिकेट करना है, डुप्लीकेट करना है आदमी को मशीन के द्वारा, एंड रिप्लेस सर्टन मोनोटोनस टास्क, मतलब जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं जो आदमी कर करके बोर होगा, और आदमी अगर उनको करेगा भी तो बहुत मिस्टेक्स करेगा। एक ही काम, एक जैसा काम अगर आपको बहुत बार करने देंगे तो आप 100 में हो सकता है 100 बार वो काम करोगे तो 1 या 2 बार मिस्टेक करोगे, पर मशीन वही काम करेगी तो 100 के 100 बार बराबर करेगी। तो जो मोनोटोनस या रिपीटेटिव टास्क होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये काम जो है मनुष्यों से लेके मशीनों को दे दिया जाए। ठीक है। और ये टास्क क्या है, मतलब इस तरह के, मतलब ये 2 और 2 4 करना है, सिर्फ फार्मूला लगाना नहीं। ये टास्क इस तरह से होते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस लगता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम वो इंटेलिजेंस डेवलप करता है, तो डेवलप कहां से करता है, मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डेटा से, जो मैं अभी तक 2-3 बार बता चुका हूं कि डेटा से जो है पैटर्न को पढ़ता है और उसमें थोड़ी अपनी थोड़ी इंटेलिजेंस आ जाती है। तो जिस प्रकार का हम डेटा उसको देते हैं तो उस प्रकार के डेटा के पैटर्न को सीख के थोड़ी वो प्रोग्राम में इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। तो बहुत कुछ, मतलब ह्यूमन जैसा तो अभी करने में हो सकता है आपको 50 साल और लग जाए पूरे के पूरे ह्यूमन को रिप्लिकेट करने पर। छोटा मोटा ह्यूमन का काम जो क्लेरिकल वर्क हमारे ऑफिस में होता है, एक्सेल शीट का छोटा मोटा काम जो होता है, या जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट पढ़ना है, कोई किताब को समराइज करना है, तो इस तरह का जो मैकेनिकल वर्क है वो जो है आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम कर लेते हैं। तो ये सारा मशीन लर्निंग के द्वारा होता है। अब जैसे हैंड राइटिंग पढ़ना है, अगर कोई टाइप किया हुआ लेटर है तो उसको पढ़ना इजी होता है, मशीन भी उसको इंटरप्रेट कर लेती है क्योंकि वो जो मशीन टाइप किया हुआ लेटर है। पर अगर हैंड रिटन है तो किसी की हैंड राइटिंग मतलब कर्सिव होती है, किसी की हैंड राइटिंग में वो टिपिकल टाइप से लिखता है। तो हैंड राइटिंग को जो पढ़ना है वो एक इंटेलिजेंस टास्क माना जाता है कि अगर जो हैंड राइटिंग को पहचान लेता है तो उसमें थोड़ा सा तो भी इंटेलिजेंट होना चाहिए सिस्टम में जो कि हैंड राइटिंग को पहचान सकती है, क्योंकि प्रत्येक आदमी की हैंड राइटिंग जो है वो अलग अलग होती है। तो सिस्टम में थोड़ा तो भी इंटेलिजेंट होना चाहिए कि पहचानने के लिए कि इसमें क्या लिखा है। पर आजकल ऐसे हमने मशीन लर्निंग प्रोग्राम डेवलप कर लिए हैं जो कि आप उसको पुराना डेटा हैंड राइटिंग के फॉर्म में जो है वो फीड कीजिए, बहुत सारा डेटा जिसमें अलग अलग लेटर अलग तरह से लिखे हों, वो प्रोग्राम वहां से इंटेलिजेंस डेवलप करके फिर आप उसको दुनिया में किसी भी आदमी की हैंड राइटिंग दीजिए वो पहचान लेता है। काफी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है। या मशीन लर्निंग में एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होती है। अगर मशीन लर्निंग प्रोग्राम में हमको 95% या 98% एक्यूरेसी मिल जाए तो हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं। तो जनरली जो है मतलब जनरली एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी का जो लेवल होता है 85-90% भी, अगर इंडस्ट्री में हमारे बॉस अगर हमको मशीन लर्निंग प्रोग्राम बनाने को बोलता है और हमारे रिजल्ट का एक्यूरेसी जनरली अगर 85-90 के भी आसपास है तो वो एक्सेप्टेबल माना जाता है। और 95 और 98% टाइप का जो एक्यूरेसी है वो हमको डीप लर्निंग मॉडल्स में मिलता है, ट्रांसफर लर्निंग में मिलता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो उसको हम बहुत अच्छा एक्यूरेसी बोलते हैं, एक्सेप्शनल एक्यूरेसी बोलते हैं। अगर 98% एक्यूरेसी आ गया तो उस तरह के एक्यूरेसी को हम एक्यूरेट जो है बहुत एक्सेप्शनल बोलते हैं, जिसको मतलब इस तरह के प्रोग्राम जो जो इस तरह की एक्यूरेसी लाते हैं वो डीप लर्निंग और ट्रांसफर लर्निंग के कैटेगरी में आते हैं। आप अभी परेशान मत होइए, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल नहीं दिया कि देखिए डिस्कवर नॉलेज फ्रॉम द डेटाबेसेस। तो डिस्कवर न्यू नॉलेज फ्रॉम द डेटाबेसेस, जैसे आप मैकडोनाल्ड में जाते हैं तो मैकडोनाल्ड में अलग अलग आदमी अलग अलग आइटम अलग अलग आदमी अलग अलग जो है आइटम ऑर्डर करता है। तो प्रत्येक आदमी जब बिलिंग होता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। प्रत्येक बिलिंग प्रोसेस को जहां एंड होती है उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन में जो आइटम ऑर्डर होती है वो अलग अलग तरह की होती है।
अलग अलग तरह की होती है ऑर्डर। कोई कोई फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करेगा, कोई फ्रेंच फ्राइज के साथ जो है वो जो है कोक ऑर्डर करेगा, कोई जो है चिकन बर्गर ऑर्डर करेगा, कोई वेज मील ऑर्डर करेगा, कोई जैसे है वेज वेज बर्गर ऑर्डर करेगा, कोई वेज बर्गर के साथ कोला ऑर्डर करेगा। तो इस तरह का हर एक का जो है, हर एक ट्रांजेक्शन में जो है आइटम अलग अलग होती है। तो उस तरह के आइटम से हम कुछ इंटेलिजेंस निकालते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह का इंटेलिजेंस निकालते हैं। तो इस तरह का जो मशीन लर्निंग है काफी दिनों से चल रहा है, इसको हम डाटा माइनिंग बोलते हैं। तो इस तरह का जो मुझे जैसे ट्रांजेक्शन है, इनको पढ़ के अगर कुछ इंटेलिजेंस निकाल रहे हैं, तो उसका एक टिपिकल इंडस्ट्री में नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो देखिए कि मतलब ये क्या होता है, आप समझेंगे अभी। देखिए, तो आप यह देखिए, आपके सामने एक मैंने मतलब ये नॉनवेज बर्गर रख दिया है, या शायद ये बीफ बर्गर है। एक नॉनवेज बर्गर और कुछ फ्रेंच फ्राइज रख दिया है मैंने आपके सामने। तो ऑब्वियस है आपके लिए कि भाई ये दो चीज जो व्यक्ति ऑर्डर करेगा, उसके साथ ऑब्वियस चीज क्या ऑर्डर करेगा, आप बता सकता है कोई मुझे? ये जो जो आदमी ये ऑर्डर करेगा, उसके साथ ऑब्वियस चीज मतलब नेचुरली एक चीज और ऑर्डर करेगा ही करेगा। वो क्या ऑर्डर कोका करेगा, कोला, कोई बता सकता कोल्ड है मुझे? ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। वेरी कोका गुड। कोला। तो वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा, राइट? तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता ही करता है आदमी, है ना? या तो लेमोनेड ऑर्डर करेगा, या फिर हो सकता है आइस टी ऑर्डर करे, या फिर कोका कोला या पेप्सी कुछ भी ऑर्डर करेगा, स्प्राइट या कुछ भी ऑर्डर करेगा ही करेगा। पर अभी अभी ये उस मतलब तो हम क्या करेंगे कि जब हमको मालूम है कि इस तरह का जो ऑर्डर होता है बर्गर और फ्राइज का, इसके साथ जो है वो कोला जाता ही जाता है, तो वो आदमी ऑर्डर नहीं करे उसके पहले ही हम उसको एक मेनू आइटम दिखा देंगे, वहां टॉप पे लिख देंगे हमारे बोर्ड पे कि एक बीफ बर्गर और ये एक फ्रेंच फ्राइज और एक ये कोला कॉम्बिनेशन इतने रुपए का है। और उसका टोटल प्राइस जो है वो थोड़ा इन तीनों का टोटल प्राइस मिला के अगर जैसे $12 होता होगा, तो हम इनका जो है मील का ऑर्डर जो है $8 रख देंगे प्राइस, कि भाई ये पूरा मील अगर आप लोगे, जिसमें कि एक फ्रेंच फ्राई होगा और एक बीफ बर्गर होगा और एक कोला होगा, तो ये आपको 8 या 8.5 या $9 में मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह का अगर आप मतलब बना देते हैं, एक मेनू आइटम बना देते हैं कि उसको बोलते हैं ना मैकडोनाल्ड मील्स या फुल मैक मील्स जिसको बोलते हैं, तो आदमी जब वो आइटम देखेगा तो आदमी इस तरह से इंडिविजुअल ऑर्डर ही नहीं करेगा, क्योंकि एक तो प्राइस भी कम है और उसको जो चाहिए सब मिल रहा है, वही ऑर्डर करेगा। तो इस तरह के जो मतलब एनालिसिस होते हैं कि भाई बर्गर और फ्राइज के साथ साथ कोला जाएगा ही जाएगा। तो ये एक मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, पर इस तरह के जो बड़े बड़े सुपर मार्केट होते हैं, तो उनके दिन में कई हजार ट्रांजैक्शन होते हैं, अलग अलग कस्टमर के साथ अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, और हर ट्रांजैक्शन में अलग अलग आइटम होती है। जैसे कि आप ये देखिए, अभी ये देखिए, जैसे मैं आपको ये लेफ्ट हैंड का डेटा देखिए, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड का डेटा देखिए, ये टिपिकल ट्रांजैक्शन डेटा है एक सुपरमार्केट का। तो पहले ट्रांजैक्शन में देखिए, पहले क्या ऑर्डर किया उस आदमी ने, आदमी या लेडी जो भी रही होगी, उसने कुछ कुकीज मतलब बिस्किट लिए, कुछ एग लिए, मिल्क लिया और सैंडविच लिया, मतलब अधिकतर ब्रेकफास्ट के आइटम उसने साथ में ली। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, उसने बॉटल्ड वाटर मतलब जो आपका मिनरल वाटर या पैकेज्ड वाटर जिसको बोलते हैं वो लिया, एक पैकेज्ड बर्गर लिया, उसने चिकन लिया, एग लिया, पिज्जा लिया और सलाद लिया। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि ये स्नैक्स के आइटम्स है। तो इस तरह के मतलब अलग अलग जो है ऑर्डर नंबर 15 देखिए, तो ऑर्डर नंबर 15 में भी वही रिपीट हुआ है, बॉटल्ड वाटर, बर्गर, चिकन, एग, पाई 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 लिए इस बार। देखिए पाई पाई मतलब कुछ स्पेशल तरह के मेरा ख्याल है बिस्किट आते हैं, तो वो लिए हैं, उसके बाद पिज्जा लिया है और सलाद लिया है। ऑर्डर नंबर 10 देखिए, चॉकलेट शेक लिया है, कुकीज लिया है, एग लिया है, मिल्क लिया है और सैंडविच लिया है। तो अब कहने का मतलब है कि ये एक मतलब कुछ ग्रोसरी स्टोर एग्जैक्टली तो नहीं है, पर कुछ मतलब स्नैक बार या ऐसा कुछ है जहां पे इन सब तरह की चीजें मिलती है, जहां पे अलग हर आदमी ने अलग अलग आइटम ऑर्डर किया है। तो अब वो कंप्यूटर प्रोग्राम या स्टोर का मैनेजर इन चीजों में इंटरेस्टेड रहेगा कि भाई इतने सारे ट्रांजेक्शन मेरे पास हजारों हुए हैं और महीने के कुछ लाख ट्रांजेक्शन हो गए हैं, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज के साथ आदमी कौन सी चीज खरीदता ही खरीदता है। तो जैसे अगर वो एग के साथ मिल्क खरीदता ही खरीदता हो, तो एग और मिल्क क्या है, एक रैक में पास पास रख देगा, ठीक है ना, एक के पास 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 रख देगा, उसी के पास सैंडविच भी रख देगा, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट के आइटम है। तो उसको समझ में आया अभी कि इतने सारे ट्रांजैक्शन का उसने एनालिसिस किया, उसको समझ में आया, तो जो है उसने क्या किया कि जो है
जो सिमिलर आइटम जो हमेशा आदमी खरीदता है एक साथ, वो साथ में रखना शुरू कर दिया। जैसे आप एग और मिल्क देख सकते हैं, वो हमेशा लोग साथ में लेते ही हैं। एग मिल्क सैंडविच, तो ये तीनों के जो पैक सैंडविच एग और मिल्क इन्होंने साथ साथ रखना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, जो भी कस्टमर एग लेने या मिल्क लेने जाएगा, उसको जो चीजें चाहिए वही मिल जाएगी, और उसकी भी बिक्री बढ़ेगी कि भाई ये कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, तो फटाफट वो सामान लेता है अपना, और उसका ज्यादा सामान भी बिकता है क्योंकि लोगों को लेने में ईज होती है। वो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, और कस्टमर का जो ट्रांजेक्शन भी जल्दी होती है, तो 2 मिनट में ढूंढ के सामान ट्रॉली में डाल लेता है, 2 मिनट में उसका बिलिंग हो जाता है, चला जाता है। तो सभी के लिए बेनिफिशियल है मतलब। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उसका स्टोर को है। तो आप देखिए, जैसे आप, मैं राइट में आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, सॉरी, एक फोटो दिखा रहा हूँ जो कि आप ये फ्लिपकार्ट या मंत्रास में हमेशा देखते होंगे। जब आप कुछ आइटम क्लिक करते हैं या कुछ आइटम देखने जाते हैं या कुछ आइटम खरीदते हैं कपड़े की, जैसे लेडीज ने कोई सूट खरीदा मिंत्रा के ऊपर, या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई सूट खरीदा, या आपने जीन्स खरीदा, तो आपको उसके नीचे वो जो है ना रिकमेंडेशन देता ही देता है सिस्टम, कि कस्टमर हु ब्रॉट दिस आइटम आल्सो ब्रॉट। इसका मतलब ये है कि जो जो मतलब आपके, जैसे आपने जीन्स खरीदा, तो अगर मतलब दूसरे कस्टमर जिन्होंने जीन्स खरीदा, उन्होंने जीन्स के साथ ये भी खरीदा, अब आप देख लीजिए आपको ये चाहिए क्या, तो उसने आपको चॉइसेस दे दी। ठीक है ना। तो ये मेरे को लग रहा है सारे जो हैं ये लेडीज के ट्राउजर्स जो है डिस्प्ले कर रहा है। तो किसी लेडी ने ट्राउजर लिया होगा, तो एक तरह का ट्राउजर लिया, तो उसको 3 तरह का ट्राउजर के पैटर्न और बता दिए कंप्यूटर प्रोग्राम में। फ्लिपकार्ट का प्रोग्राम है या मिंत्रास का प्रोग्राम है, उसका 3 तरह के और ऑप्शन बता दिए। तो हो सकता है कि ये 3 में से लेडी को कोई एक पसंद आ जाए और वो ये भी ले ले। तो इस तरह से स्टोर का सेल बढ़ता है ना, फायदा होता है। और वो लेडी को भी अच्छा है, अलग अलग तरह के पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और उसको जो है ढूंढना नहीं पड़ रहा है कहीं पे, उसको क्या चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बता दे रहा है कि भाई तुम्हारी चॉइस इस तरह की है, तो सिमिलर चॉइस ये भी है, ये देख लो इसमें से आपको कुछ चाहिए क्या। तो ये दो मैंने आपको अलग अलग, एक जो है वो स्नैक स्टोर का है, और एक जो है वो मतलब अपैरल स्टोर, जो ऑनलाइन अपैरल स्टोर होता है, ऑनलाइन कपड़े जहां मिलते हैं, उसका है। तो आप काफी जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस को जो है मार्केट बास्केट एनालिसिस बोलते हैं। ये मार्केट बास्केट एनालिसिस जो है हमारे लिए काफी लेटर स्टेज पे आएगा, पर अपन ने शुरुआत की है तो उसको मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही दूं। तो जैसे आप ये देखिए वापस, डिस्कवर न्यू नॉलेज फ्रॉम द लार्ज डेटाबेसेस, तो उसका एक एग्जांपल है मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो अब आप इन एग्जांपल से समझ गए होंगे कि मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हैं। मैंने अभी मशीन लर्निंग की डेफिनेशन कवर करी है, और मैंने बताया आपको कि मशीन लर्निंग जो है हम क्यों सीखना चाहते हैं, क्या फायदा है इसका, और मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया कि मशीन लर्निंग प्रोग्राम से अगर हम मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हैं तो किस तरह के रिजल्ट आते हैं, और किससे किसको क्या फायदा होता है। तो अगर यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि मशीन लर्निंग के जो एप्लीकेशंस हैं वो देखते हैं कि किस किस एरिया में मशीन लर्निंग जो है आजकल हम यूज कर रहे हैं। तो न्यूमरस एरियाज है। मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया आप जानते ही हैं, मल्टीमीडिया मतलब टीवी पे जो हम ग्राफिक्स देखते हैं वो। उसके बाद रिकमेंडर सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया कि लेडी ने एक ट्राउजर लिया तो उसको 3 तरह का ट्राउजर और बता दो। इमेज प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग मतलब आपकी जो ये कार चलती है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार चलती है, तो जैसे आपकी आंखें इमेज देखती है और आप जो है स्टेयरिंग को आगे पीछे लेफ्ट राइट चलाते हो, कार की स्पीड एडजस्ट करते हो, तो कार कार को तो आप ह्यूमन चला नहीं रहा है, कार को कंप्यूटर प्रोग्राम चला रहा है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या फीड होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में आगे बहुत बहुत जगह 3 4 10 जगह जो है कैमरा लगा होता है कार में, सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो वो अलग अलग एंगल से जो है स्ट्रीट में उसके सामने क्या चल रहा है, साइड में क्या चल रहा है, उसको इमेज के फॉर्म में फीड करती है कार को। और वही वही इनपुट है, वही वही कार की आंख होती है। आदमी तो चला नहीं रहा है, तो आंख जो है कार की ये इमेज प्रोसेसिंग ये होती है। तो वो उन इमेज प्रोसेस उन इमेजेस को प्रोसेस करके कार डिसीजन लेती है कि अभी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड घटानी है, ब्रेक लगाना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ये इमेज प्रोसेसिंग है। और कंप्यूटर विजन भी मोरलेस वही एरिया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब क्या है, भाई आप कोर्ट में जाते हैं, तो एक कोर्ट में जाते हैं या फिर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं,
तो जो लीगल डिसीजन इंडिया में आते हैं वो कुछ 1000 पेजेस के भी हो सकते हैं। एक लीडर बड़े इंपॉर्टेंट केस का कोर्ट ने लीगल डिसीजन दिया, कुछ कोर्ट का फैसला आया, तो वो हजारों पेज में भी हो सकता है। तो भाई सबको तो 1000 पेज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे अब मीडिया वालों ने मांगा, पेपर वालों ने मांगा, टीवी वालों ने मांगा, क्या फैसला हुआ, तो वो तो 1000 पेज पढ़ेंगे नहीं, उनको समरी चाहिए। तो अब 1000 पेज की एक आदमी पढ़ के उसकी समरी बनाए तो उसमें उसको एक हफ्ता लग जाएगा। तो उस तरह का क्या करते हैं कि वो जो डिसीजन है कोर्ट का 1000 पेज का, उसको वो लोग क्या करते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड करते हैं जो समरी बना के देता है। तो 1000 पेज की वो 5 पेज में समरी बना के दे देगा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो अब 5 पेज जो आपके आ गए वो आप मीडिया में दे दो, पेपर में दे दो, टीवी वालों को दे दो, तो उनको समझ में आएगा कि भाई कोर्ट ने आज क्या डिसीजन दिया। वैसे कोर्ट भी एक समरी देता है। अच्छा, जो लोग भी म्यूट पे नहीं है जरा प्लीज म्यूट पे जाइए, जो लोग म्यूट पे नहीं हो म्यूट पे जाइए प्लीज। और एक ये देखिए, आपने कुछ प्रोग्राम देखे होंगे फेस रिकॉग्निशन के। जैसे फेस रिकॉग्निशन मतलब कारखाना में आप जाते हो, आपका फेस देख के आपको कंप्यूटर प्रोग्राम पहचान लेता है कि आप वाकई वो एम्प्लॉय हो कि नहीं। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके लिए ग्रीन आएगा, अगर आप कोई अनजान आदमी हो तो आपके लिए रेड आ जाएगा। तो फेस रिकॉग्निशन हो गया। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब क्या है, भाई अभी आपने एक्सरे लिया तो डॉक्टर जैसे एक्सरे लेता है, तो डॉक्टर एक्सरे लेता है। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट है, मतलब जो एक्सरे से एनालिसिस करता है जिस तरह का डॉक्टर, उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। तो वो रेडियोलॉजिस्ट के पास दिन में जैसे 1000 एक्सरे की रिपोर्ट जाती है। चेस्ट एक्सरे ले लो, छाती का एक्सरे, तो उसकी जैसे उसके पास 1000 रिपोर्ट जाती है दिन में। एक ऐसा ही नंबर है, 1000 रिपोर्ट जाती है। तो मुश्किल से उसमें 30-40 ऐसे एक्सरे होते होंगे जिसमें टीबी निकलता होगा, अगर टीबी के लिए कर रहे हैं तो। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, 30-40 केसेस जो आउट ऑफ 1000 जो है, वो हो सकता है कि उसमें टीबी निकले। पर डॉक्टर को तो पूरे 1000 देखने पड़ेंगे भाई, सभी का देखना है, क्योंकि हर एक्सरे रिपोर्ट जो है वो अलग अलग आदमी की है। तो उसका तो कितना टाइम लग जाता होगा। इंस्टेड अगर हम उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना के दे दे डॉक्टर को, जो कि सबके सब एक्सरे रिपोर्ट, जो एक्सरे जो इमेजेस है वो इनपुट ले लेगा, 1000 के 1000 एक्सरे इमेज जो है इनपुट ले लेगा, और वो जो है कंप्यूटर प्रोग्राम हमको बताएगा कि ये 40 तो नहीं पर 60 या 100 इमेजेस ऐसी है जो कि प्रोबेबल टीबी हो सकती है, इसमें टीबी होने की संभावना जो है 60% से ऊपर है, ऐसा बोल देगा वो डॉक्टर को कि भाई इन आउट ऑफ दिस 1000 ये 100 इमेजेस ऐसी है जिसमें टीबी होने की संभावना जो है 60% से ऊपर है, ऐसा बोल देगा कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अब डॉक्टर का काम तो 1/10 हो गया ना, 10 गुना कम हो गया डॉक्टर का काम। जहां उसको 1000 मेडिकल एक्सरे देखने थे, अब उसको सिर्फ 10-100 देखने पड़ रहे हैं। तो क्या करेगा, वो 100 एक्सरे देखेगा। वो भाई पूरा का पूरा डिसीजन तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम पे छोड़ नहीं सकते, है ना। वो कंप्यूटर प्रोग्राम गलतियां भी करता है। अगर हमने बोल दिया जिस आदमी को एक्सरे, उसको बोल दिया इसको एक्सरे नहीं है, तो फिर वो तो मुसीबत है ना। फिर तो वो आदमी को मुसीबत हो जाएगी। जिसको बोल दिया एक्सरे नहीं है, इसको बोल दिया एक्सरे है, तो ये भी गलत मेडिकल डिसीजन है। तो ये 100 जो रिपोर्ट जिसमें बोल रहा है कि 60% के ऊपर चांस है टीबी होने का, ट्यूबरकुलोसिस होने का, वो रेडियोलॉजिस्ट देख लेगा 1 घंटे में और बोल देगा कि हाँ यार इन 40 में है, ट्यूबरकुलोसिस वाकई में है, और साइन करके रिपोर्ट दे देगा। उसका काम कितना आसान हो गया। वाकई ऐसा हो रहा है अभी मेडिकल डायग्नोसिस में। बायो इन्फॉर्मिक्स में मतलब जो ये जीनोम पैटर्न्स और ये आरएनए डीएनए हम पढ़ते हैं ना, या तुम्हारे ड्रग डिस्कवरी होती है, जो जेनेटिक ड्रग बनते हैं, तो इनमें भी मतलब आजकल काफी काफी मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। मेडिसिन बनाने में भी काफी मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मैंने आपको बताया, फेस रिकॉग्निशन जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का ही एक जो है मतलब फॉर्म है। मतलब ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मतलब अगर आप कंप्यूटर के सामने 100 तरह के ऑब्जेक्ट रख दो तो वो क्लासिफाई करके बता देगा कि इसमें पेन कौन सा है, वाटर बॉटल कौन सी है, कैट कौन सा है, डॉग कौन सा है, अलग अलग करके बता देता है। कंप्यूटर प्रोग्राम खुद ही बता देता है। इस तरह के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन बोलते हैं। और एक बहुत यूजफुल प्रोग्राम आप रोज देखते होंगे, जो रोज आपके सामने आता है, स्पैम डिटेक्शन, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। अभी जिसके पास भी जीमेल अकाउंट है उसको पता है कि भाई जो है जीमेल अकाउंट है जिसके पास भी, उसको पता है कि उसको उसको पता है कि जीमेल अकाउंट जिसके पास भी है उसको पता है कि रोज कितनी फालतू की ईमेल आती है एडवर्टाइजर की, हमारे पास आती है ना हर एक अकाउंट में। तो जैसे आपके अकाउंट में जैसे आ रही है काफी, जैसे आ रही है आपके पास 1000 स्पैम रिपोर्ट आ रही है, तो गूगल उनको फिल्टर कर देता है। गूगल जो है उसको फिल्टर कर देता है और आपको सिर्फ जो आपकी जो काम की ईमेल है वही देता है।
तो उसको बोलते हैं स्पैम फिल्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई गूगल जब फालतू की ईमेल फिल्टर करता है तो उसको फिर भी हमारे इसमें एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है? तो वो गूगल जो स्पैम फिल्टरिंग करता है उसके बाद जो आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी है कि जो गूगल चाहता है कि वो आपके मेल बॉक्स में आए, क्योंकि गूगल कैसे चलता है, एडवर्टाइजमेंट पे ही चलता है ना। तो वो गूगल चाहता है कि उस तरह की जो मेल्स हैं वो आपको जो है उस तरह की जो मेल्स हैं वो आपको उसमें आए। अदरवाइज अगर गूगल चाहेगा तो मतलब पूरी का पूरा स्पैम भी अलग कर सकता है, इतने एक्यूरेट प्रोग्राम डेवलप हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताए मशीन लर्निंग के, जो कि मशीन लर्निंग के फील्ड को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और इसलिए मशीन लर्निंग की डिमांड आजकल बहुत बढ़ रही है, ठीक है। अब हम जाते हैं कि मशीन लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। तो ये प्रोसेस देखिए आप किस तरह का होता है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, डेटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन मतलब आपको मतलब कहीं सोर्स करना पड़ेगा डेटा। अगर डाटा कहीं से भी हो सकता है, डाटा एक 10 तरह के डेटाबेस में हो सकता है, अलग अलग इमेज डेटाबेस के फॉर्म में हो सकता है, आप इमेजेस इंटरनेट से उठा सकते हैं, स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, और आपके पास डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में हो सकता है। तो ये डाटा के बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो वो डेटा को एनालाइज करने के पहले उस सारे के सारे डेटा को आपको इकट्ठा करके एकत्रित करके एक स्थान पे लाना पड़ेगा, और उसको फिर ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा एनालिसिस को। एनालिस्ट जो आप जैसे एनालिस्ट है तो आपको ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा जिसके आगे आप एनालिसिस कर पाए। रॉ डाटा का उस तरह से मतलब एकदम रॉ फॉर्म में डाटा का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। और जब भी हमारे पास डेटा आता है तो उसका क्लीनिंग करना पड़ता है। डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है तो मतलब उसमें बहुत सारे जो हैं ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, उसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर लोग डाल देते हैं, उसमें बहुत सारी अनवांटेड रोज होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब इस तरह की सारी पहले क्लीनिंग करना पड़ती है डेटा की। तो डाटा एक्विजिशन, डेटा क्लीनिंग और ये जो डेटा पार्ट है, इसी में जो है मशीन लर्निंग, एक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट का अगर माना 100 आवर्स है तो 100 आवर्स में से 70 आवर तो ये डाटा एक्विजिशन, डाटा क्लीनिंग और ये सब पार्ट में निकल जाता है। अच्छा, अब आपने डेटा क्लीन कर लिया। डेटा क्लीन करना भी मतलब एक आप ही का काम है, जो मशीन लर्निंग या जो डाटा साइंटिस्ट है उसी का काम होता है, एआई इंजीनियर उसी का काम होता है डाटा क्लीनिंग में। हो सकता है आपको डाटा एक्विजिशन में कुछ और लोग हेल्प करते हैं, पर डाटा क्लीनिंग जो है वो तो मतलब जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है या जो डाटा साइंटिस्ट है या फिर जो एआई साइंटिस्ट है उसी को करना पड़ता है। आपने डाटा क्लीन करके ऐसे फॉर्म में बना लिया है जो कि अब हम मॉडल को दे सकते हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपने बना लिया तो उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग करना पड़ती है। मतलब वो डेटा हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को फीड करते हैं, और मॉडल जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उस डेटा से सीखता है कि इसमें किस तरह का पैटर्न। तो उससे हमको कुछ एक मैथमेटिकल मॉडल मिलता है। मैथमेटिकल मॉडल मतलब वो फॉर्मूला टाइप का होता है, या को बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इस तरह का फॉर्मूला बनता है, उसके बाद उस मॉडल की टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग में जब वो थारोली पास हो जाएगा तो उसके बाद मॉडल का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। डिप्लॉयमेंट किया जाता है मतलब उसको इंटरनेट पे या फिर कंपनी के इंट्रानेट पे जो है माउंट किया जाता है, ताकि उसको यूज किया जा सके। अगर वो हमारे ही सिस्टम पर रह गया तो सिर्फ हम ही यूज कर पाएंगे। अगर लार्जर ऑडियंस को, बहुत ज्यादा यूजर को यूज करना है तो उसको इंटरनेट पे आपको माउंट करना ही पड़ेगा। तो उसको मॉडल डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये स्टेप है। मॉडल टेस्टिंग स्टेप में अगर मॉडल बराबर नहीं पाया गया तो वापस उसको जो है आप ये नीचे लूप देख रहे हैं, नीचे वाला लूप, तो वापस उसको मॉडल ट्रेनिंग और मॉडल बिल्डिंग के लिए भेजते हैं कि मॉडल इंप्रूव करो भाई, तुम्हारा मॉडल ठीक नहीं है क्योंकि टेस्टिंग में फेल हो गया है ये, या टेस्टिंग में इसका परफॉर्मेंस जो है इतना अच्छा नहीं है, इंपॉर्टेंट। तो ट्रेनिंग जो है वो एक तरह के डेटा से होती है, और मॉडल का जो टेस्टिंग है वो अननोन डेटा से करते हैं। वो डेटा जो है मॉडल ट्रेनिंग वाले को बताते नहीं। टेस्टिंग करने वाले अलग देखा अनसीन डेटा यूज करते हैं, जो डेटा कभी मॉडल ने देखा नहीं होता। तो उस डेटा से उसकी टेस्टिंग करते हैं, जो फील्ड में जिस तरह का डेटा आएगा उससे टेस्टिंग करते हैं। अगर बराबर रिजल्ट नहीं आया तो वापस मॉडल को इंप्रूव होने के लिए भेजा जाता है। तो ये पूरा लूप जब तक चलता है टेस्टिंग और मॉडल ट्रेनिंग का, जब तक कि मॉडल बराबर नहीं आ जाए। जब मॉडल टेस्टिंग पास हो गया उसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है डेटा क्लीनिंग के बाद भी एक ऊपर लूप देख रहे हैं आप। डेटा को टेस्ट करने के बाद उसको जो है डेटा का एक पार्ट तो है, हम मॉडल डाटा का एक पार्ट तो मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे 80% डेटा जो है हम मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, और 20% डेटा जो है हम मॉडल टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। तो 20% डेटा जो हम मॉडल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं वो कभी भी ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को दिया नहीं जाता।
मतलब टेस्टिंग हमेशा जो है बिना देखे हुए अनसीन डेटा के ऊपर होती है, जो डेटा कभी रियल लाइफ में जिस तरह का डेटा आने वाला है उससे टेस्टिंग होती है। तो ताकि पता लगे कि ये मॉडल को भाई ट्रेन तो कर दिया हमने ट्रेनिंग डेटा से, तो ये रियल लाइफ के डेटा के साथ जो फील्ड में जिस तरह का डेटा आने वाला है उससे कैसे परफॉर्म करेगा ये। तो इसलिए हम मॉडल का टेस्टिंग में हमेशा अनसीन डेटा भेजते हैं। तो डाटा लेने के बाद उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, एक पार्ट हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और एक पार्ट हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो ये सर हमारा जो ये सब साइकिल बहुत बार रिपीट होगा। तो आपको अगर अभी कम भी समझ में आया है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर से आप समझ लीजिए, ये बहुत बार रिपीट होगा साइकिल हमारा। यहाँ पे मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। यहाँ पे किसी को अगर क्वेश्चन है तो यहाँ अभी पूछ लीजिएगा। नीमा? सर मुझे पूछना था एक क्वेश्चन। हाँ पूछो उदेश। सर जो डेटा क्लीन की स्टेप के बाद अपन ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा सेपरेट कर रहे हैं, वो किसी प्रोसीजर से सेपरेट कर रहे हैं, किसी स्टैंडर्ड को लेके सेपरेट कर रहे हैं कि रैंडमली किया जाता है? देखो यार, उसके दो तीन तरीके होते हैं सेपरेट करने के, पर मैं अभी आपको सबसे सिंपल फॉर्म बताता हूँ। तुम्हारे पास क्लीन डेटा आ गया तो फिर हम उसमें से क्या है कि सबसे सिंपल फॉर्म ये है कि रैंडमली जो है 80, आपके पास अगर 100 डेटा की 100 रोज हैं, 100 डेटा पॉइंट है आपके पास, तो 80 डेटा पॉइंट आप रैंडमली उठा लो, वो आप ट्रेनिंग को दे दो, और 20 डेटा पॉइंट रैंडमली उठा लो, वो आप टेस्टिंग को दे दो। और ये ध्यान रखो कि जिस तरह का ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डाटा बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि जो डाटा आपने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया वो वापस आप टेस्टिंग के लिए नहीं भेज सकते। तो 20% तो डेटा जो है आप टेस्टिंग। हाँ सर हमें टेस्ट डेटा के ऊपर अलग से रिजल्ट नहीं लगेंगे चेक करने के रिजल्ट आ रहा है वो सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो वही तो स्टेप मॉडल टेस्टिंग है ना, वही स्टेप को मॉडल टेस्टिंग बोलते हैं ना। अच्छा हाँ। मॉडल ट्रेनिंग से हमने मॉडल का ट्रेनिंग कर दिया है और हमने एक्यूरेसी हाँ देख सर। ली कि भाई ओके। एक्यूरेसी हमारी आ रही है 87%, तो हम खुश हो गए कि ठीक है चलो अब इसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। पर जो मॉडल ट्रेन करता है वो टेस्ट नहीं करता ना, वो दूसरा आदमी टेस्ट करता है। वो मतलब आप हाँ आपसे सर। सिंपैथी नहीं रखेगा, उसके बाद डेटा सेट भी डिफरेंट होगा। तो फिर वो टेस्टिंग करके देखा है कि भाई ये टेस्टिंग डाटा पे भी वाकई 87% आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ऐसा हुआ, मॉडल ट्रेनिंग में 87% एक्यूरेसी आई और मॉडल टेस्टिंग में जो है वो 85 आ गई, 84 आ गई, तो हम एक्सेप्ट कर लेते। ओके सर। पर अगर मॉडल ट्रेनिंग में 87 आ रही है और मॉडल टेस्टिंग में 75% एक्यूरेसी आ रही है तो वो हम फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ये है कि जनरली एक्सेप्ट स्टैंडर्ड ये है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में 5% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5% प्लस माइनस 5%। कभी कभी ये भी होता है कि ट्रेनिंग में 87 आती है और टेस्टिंग में हो सकता है 92 भी आ जाए, ज्यादा भी आ जाए, ऐसा भी होता है। पर ऐसा कम होता है, पर होता है ऐसा भी। तो प्लस माइनस 5% लेते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी का। ट्रेनिंग एक्यूरेसी प्लस माइनस 5% शुड बी मॉडल टेस्टिंग एक्यूरेसी, तभी हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज हम उसको वापस ट्रेन होने के लिए भेजते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रहता है। और 90% केसेस में मैं आपको बोल सकता हूं कि डेटा का जो हम सेपरेशन करते हैं वो रैंडमली करते हैं। रैंडमली हम 100 आउट ऑफ 100 डेटा पॉइंट्स 80 वी सेंड फॉर ट्रेनिंग एंड 20 रैंडम पॉइंट्स वी सेंड फॉर टेस्टिंग, एंड वी मेक श्योर दैट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो डाटा टेस्ट में चला गया वो ट्रेनिंग में रिपीट नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, तो ये हम इंश्योर करते हैं हमेशा। तो ये एक प्रोसेस हो गया हमारा, जनरल मशीन लर्निंग का जो है ये प्रोसेस हो गया। और आप ये ध्यान रखिए कि डाटा एक्विजिशन, डाटा क्लीनिंग और जो डेटा के दो स्टेप जो है मैंने यहाँ बताए नहीं, मैंने यहाँ बहुत सिंप्लीफाई करके बताया। तो जो डाटा के जो स्टेप्स हैं एक्विजिशन, क्लीनिंग, इसी में आपका जो है 70% ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम इसी में चला जाता है। ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में बहुत कम टाइम लगता है। और सबसे ज्यादा जो आपको एंजॉयबल टाइम या मजा जिसमें आता है वो मॉडल ट्रेनिंग में आता है, मॉडल ट्रेनिंग टेस्टिंग में आता है। तो मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल टेस्टिंग और मॉडल डिप्लॉयमेंट में टोटल हमारा 30% टाइम जाएगा। 70% ऑफ हमारा टाइम जो है वो डाटा क्लीनिंग और डाटा एक्विजिशन में और भी जो डेटा स्टेप है उसमें चला जाएगा। और सबसे ज्यादा जो आप एंजॉय करोगे एज ए मशीन लर्निंग या एज ए डाटा साइंटिस्ट, वो मॉडल ट्रेनिंग को एंजॉय करोगे, मॉडल टेस्टिंग को भी एंजॉय करोगे। और उसके बाद कुछ कंपनियों में, जो बड़ी कंपनियां होती है, उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए जो है वो वहाँ सेपरेट सेपरेट इंजीनियर बोलते हैं, सेपरेट इंजीनियर होते हैं जिनको मशीन लर्निंग इंजीनियर बोलते हैं। पर जो छोटी कंपनियां होती है उनमें डाटा से लेकर मशीन डिप्लॉयमेंट तक का काम, मतलब डिप्लॉयमेंट तक काम एक ही आदमी करता है।
छोटी कंपनियों में। और जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें डाटा के लिए अलग आदमी होगा, ट्रेनिंग के लिए अलग आदमी होगा, टेस्टिंग हो सकता है मॉडल ट्रेनिंग टेस्टिंग एक ही टीम करे, और उसके लिए भी अलग हो सकता है, और डिप्लॉयमेंट के लिए अलग होता है। पर आप तैयार रहिए, अगर आपको मिड साइज से छोटी साइज कंपनी में, छोटी कंपनी में नौकरी मिलती है तो डाटा क्लीनिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपसे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। हो सकता है डेटा एक्विजिशन में आपको कोई और दूसरा हेल्प करते हैं, कुछ हेल्प मिल जाए आपको, पर कभी कभी तो और छोटी कंपनियों में तो डाटा एक्विजिशन भी आपको करना पड़ता है। तो पूरी एंड टू एंड स्टेप्स के लिए तैयार रहिए, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है बड़ी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल डेटा सेट बता रहा हूँ, इस तरह फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि इसमें दो न्यूमेरिक फील्ड है। एक न्यूमेरिक फील्ड है नंबर ऑफ, आप कुछ देख रहे हैं इसमें, कुछ न्यूमेरिक फील्ड है और कुछ कैरेक्टर, कुछ स्ट्रिंग फील्ड है, कैरेक्टर फील्ड है। तो नंबर ऑफ है वो स्ट्रिंग में ही होगा, और कस्टमर का जो टाइप है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वो भी स्ट्रिंग होगा। और ईमेल का टाइप है हैम। हैम का मतलब होता है खराब ईमेल। खराब ईमेल मतलब जो हमको नहीं चाहिए, अनवांटेड ईमेल। स्पैम का मतलब होता है हमारे काम की ईमेल। तो इनको स्पैम या हैम 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 या स्पैम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हैम मतलब अनवांटेड ईमेल, स्पैम मतलब जो हमको चाहिए वो एग्जैक्टली काम के बिजनेस यूज का ईमेल जो होता है। तो ये सेपरेट कर रहे हैं, तो ये उसका डेटाबेस है, ठीक है। और इस तरह के डेटाबेस को ये छापने आगे देखते हैं। तो ये डेटाबेस आपके समझ में आया, इसमें दो न्यूमेरिक फील्ड है, तीन स्ट्रिंग फील्ड है। नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होता है ये अपन थोड़ा आगे देखेंगे, नॉमिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है। और इसमें आप ये देखिए कि ये सारे जो ईमेल टाइप को छोड़ के ये इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं। इनपुट मतलब ये सारा मशीन लर्निंग मॉडल को इनपुट है। और ईमेल का टाइप जो है ना, ये हैम और स्पैम है, इसको क्लासिफाई करना ये मशीन लर्निंग मॉडल से एक्सपेक्टेड है कि वो क्लासिफाई करके दे हमको कि ये मेल हैम है कि स्पैम है। ये जो है ये टारगेट एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट। मतलब ये ट्रेनिंग डेटा में तो हम उसको देंगे कि इस तरह का मतलब जो है पहली वाली रो हैम है, दूसरी थर्ड वाली स्पैम है। तो ट्रेनिंग में तो हमको जो है टारगेट एट्रीब्यूट भी देना पड़ेगा। बट जब एक बार मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो हमको सिर्फ इनपुट एट्रीब्यूट देना है। तो ईमेल टाइप जो है, जो टारगेट एट्रीब्यूट है, वो जो है मशीन लर्निंग का मॉडल हमको ऑटोमेटिक निकाल के देगा, यही उसका यूटिलिटी है। इस तरह के मॉडल को जो है क्लासिफिकेशन मॉडल बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी ईमेल्स को हैम और स्पैम में क्लासिफाई कर रहा है। इस तरह के मॉडल को अब हम आगे भी देखेंगे थोड़ा। तो समझ गए ना ट्रेनिंग टाइप में क्या देते हैं और टेस्टिंग टाइप में क्या देते हैं। तो आप एक बार और समझ लीजिए कि ये चारों जो लेफ्ट के फील्ड है, इनपुट एट्रीब्यूट जिसको बताया गया है ऊपर, ये चारों इनपुट फील्ड्स हैं, ये देंगे हम ट्रेनिंग के टाइम पे। और ट्रेनिंग के टाइम पे उसको ये भी बताएंगे कि हैम कौन सा है और स्पैम कौन सा है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे हम टारगेट एट्रीब्यूट भी देंगे, जो ईमेल टाइप है वो भी देंगे, ट्रेनिंग मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो सीख जाए कि हैम किस तरह का होता है और स्पैम किस तरह का होता है। एक एक बार वो कंप्यूटर प्रोग्राम सीख गया कि हैम किस तरह का होता है, स्पैम किस तरह का होता है, तो जब आप उसको ये इनपुट एट्रीब्यूट देंगे, इनपुट एट्रीब्यूट जो आप देख रहे हैं ना चार, टारगेट नहीं, ईमेल टाइप नहीं देंगे हम इनपुट, सिर्फ चार ही एट्रीब्यूट देंगे इनपुट, जब हमको मॉडल से काम लेना होगा तब। तो वो है ना, ये ईमेल टाइप आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि ये जो है आपने मेरे को इनपुट दिया है, ये हैम है कि स्पैम है। और इसमें कितने रिकॉर्ड है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रिकॉर्ड है। ये सारी रोज जो दिख रही हैं आपको, ये रो को जो है रिकॉर्ड बोला जाता है, रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये हर एक केस से देखिए, बेसिकली ये जो है नंबर ऑफ ईमेल रिसिपेंट, अगर आप नीचे देख रहे हैं नंबर 2 रिकॉर्ड नंबर 2, तो इसमें नंबर ऑफ ईमेल रिसिपेंट एक है, 1 to 1 भेजी गई है। ईमेल का लेंथ है जो 4 KB है, और ये जर्मनी में भेजी गई है। और कस्टमर का टाइप जो है वो सिल्वर टाइप का कस्टमर है। और जो है ये हैम है। हैम मतलब, सॉरी मैंने शायद उल्टा बता दिया, हैम मतलब जो है अच्छी ईमेल होती है, और स्पैम का मतलब ये होता है उल्टी ईमेल, मतलब जो नहीं चाहिए हमको। हैम का मतलब जो है अच्छी ईमेल जो हमारे काम की है, और जो स्पैम का मतलब होता है जो हमको नहीं चाहिए। सॉरी मैंने शायद शुरू में उल्टा बता दिया, तो ध्यान रखिए। हैम का मतलब है जो हमको चाहिए, जिसका हम एक्सपेक्ट करते हैं, बिजनेस ईमेल। और स्पैम मतलब जो एडवर्टाइजमेंट की ईमेल आती है अधिकतर, जो हमको नहीं चाहिए वो। तो हमने उसको बताया कंप्यूटर प्रोग्राम को कि भाई नंबर ऑफ रिसिपेंट 1 है, ईमेल का लेंथ है 4 KB, और कंट्री जर्मनी है, और कस्टमर टाइप सिल्वर है, और ये ईमेल का टाइप जो है हैम है। ये डेटा अनसफिशिएंट है कंप्यूटर प्रोग्राम को काम करने के लिए।
अगर आपको स्पैम और हैम में क्लासिफाई करना है तो आपको इस तरह के 15-20 फील्ड और देने पड़ेंगे इनपुट में। ये सिर्फ जो है एग्जांपल डेटा सेट है। अगर आप इस तरह का इनपुट एट्रीब्यूट देंगे तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम क्लासिफाई नहीं कर पाएगा उसको कि ये हैम है कि स्पैम है। कंट्री, कस्टमर टाइप, ईमेल के लेंथ और ईमेल को कितने रिसिपेंट ये देख के तो वो ये ह्यूमन भी नहीं बता सकता कि ये जो है हैम होगा कि स्पैम होगा, तो कंप्यूटर कैसे बताएगा? तो इसलिए हमको जो है 15-20 फील्ड और देने पड़ेंगे ईमेल के बारे में, तभी वो बता पाएगा कि ये हैम है कि स्पैम है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल का कंटेंट, जिसको हम ईमेल की बॉडी बोलते हैं ना। तो हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो ईमेल की बॉडी में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए सर्च करता है और उससे डिसाइड करता है कि ये हैम है कि स्पैम है। हैम मतलब अनवांटेड, सॉरी हैम मतलब वांटेड और स्पैम मतलब अनवांटेड। तो उसके लिए सबसे वो ईमेल की बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और रिसिपेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो नंबर ऑफ रिसिपेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो स्पैम ईमेल है, जो एडवर्टाइजमेंट का ईमेल है, जनरली वो 1000 हो सकता है हजारों लोगों को भेजा जाए, और जो काम का ईमेल है वो 2-4 लोगों को ही भेजा जाएगा। तो नंबर ऑफ रिसिपेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। और कौन सी कंट्री है, तो कई बार जैसे क्या होता है नाइजीरिया या ऐसी रशिया, इन कंट्रीज से स्पैम बहुत आता है। मतलब स्पैम मतलब अनवांटेड ईमेल बहुत आती है। कई बार इंग्लैंड से भी काफी जो है अनवांटेड ईमेल्स आती। मुझे तो इंग्लैंड से काफी अनवांटेड ईमेल आती है जिसको हम स्पैम बोलते हैं। तो ये कंट्री भी हो सकता है कि एक क्राइटेरिया हो कि हम एक छोटा क्राइटेरिया जिसपे हम डिसाइड करें कि ये मेल जो है वो स्पैम होगा कि हैम होगा। भाई शैलेंद्र कद्र है, उसको सारी ईमेल जो है इंडिया और यूएसए से आती है, और उसको इंग्लैंड या नाइजीरिया से कोई मेल आई, तो ऑब्वियस है यार कि इस तरह की जो नाइजीरिया है, जिस आदमी को नाइजीरिया इंग्लैंड से कभी भी ईमेल नहीं आती, आ जाए, मतलब ये स्पैम ही होगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो जो है मतलब एडवर्टाइजमेंट का ईमेल होगा, है कि नहीं? तो फिर भी हम उसकी बॉडी पढ़ के उसमें कुछ और भी एट्रीब्यूट देखते हैं कि बॉडी में किस तरह के वर्ड्स हैं, क्या लिखा हुआ है, तो उससे हम क्लासिफाई करते हैं कि स्पैम है कि हैम है। पर ये जो डेटा है आप ध्यान रखिए, सिर्फ चार इनपुट कॉलम देने से, ये इनपुट कॉलम देने से कंप्यूटर जो है डिसाइड नहीं कर पाया कि हैम है कि स्पैम है। उसको और भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी। पर ये एग्जाम्पल डेटा सेट है, तो आप ध्यान रखिए, रोज आपको पता चल गया। और हर एक रो अपने आप में एक ईमेल है, हर एक रो अपने आप में ईमेल है, ठीक है? हर एक रो अपने आप में ईमेल है, हर रो जो है एक डिफरेंट ईमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हर एक रो है, ध्यान रखिए, वो एक ट्रांजैक्शन टाइप है या फिर ईमेल का टाइप है। इनपुट एट्रीब्यूट आपके समझ में आ गए, और जो है टारगेट एट्रीब्यूट समझ में आ गया। तो ये अभी इंपॉर्टेंट है। अभी यहां समझना है कि आप समझे कि इनपुट एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं और टारगेट एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो इनपुट एट्रीब्यूट और टारगेट एट्रीब्यूट दोनों देते हैं। पर जब हम प्रोग्राम का जो मतलब टेस्टिंग करते हैं या फिर उसको एक्चुअल फील्ड में यूज करते हैं, तो सिर्फ इनपुट वेरिएबल देते हैं, इनपुट एट्रीब्यूट देते हैं। टारगेट वेरिएबल जो है या टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो हमको प्रोग्राम अपने आप से निकाल के देता है, क्योंकि हमको प्रोग्राम से यही चाहिए ना कि वो क्लासिफाई करे कि ये हैम है कि स्पैम है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी देखिए एक छोटा मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से काम करता है। डेटाबेस रहेगा आपके पास। डेटाबेस में ये लाइन स्केच किसके आ रहे हैं, प्लीज जरा हटाइए इनको। ये लाइन स्केच किसके आ रहे हैं? मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, हेलो? नहीं दिख रहा है। नहीं सर, नहीं सर, शेयर कर। Is it visible now? Yes, sir. Okay. Not sure why these guys are putting this kind of disturbances. I'm not sure, but it is not appreciated. Okay.
ये हो गया। आपका डेटाबेस रहेगा जिसमें आपका इस तरह का एक टेबल रहेगा। अभी हम टेबुलर डेटा से काम करेंगे शुरू में। डेटा बहुत तरह का होता है, इमेज होता है, स्पीच होता है, वीडियो होता है, और मतलब ये टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है। तो फिलहाल हम मशीन लर्निंग की शुरुआत में जो है स्पीच में मतलब ये टेबुलर डेटा के साथ ही काम करते हैं। इस तरह के डेटा को जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा बोला जाता है। अगर आपके पास इमेज का डेटा है, स्पीच का डेटा है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो वो क्यों होता है वो अपन बाद में देखेंगे, पर फिलहाल अपन ध्यान रखिए कि हम जो है अभी स्ट्रक्चर्ड डेटा या टेबुलर डेटा जिसको हम एक्सेल शीट में खोल सकते हैं, उसी तरह के डेटा के साथ अभी काम करेंगे टू स्टार्ट विद इन मशीन लर्निंग। तो वो जो आपका टेबल रहेगा वो डेटाबेस में रहेगा, इस तरह का डेटाबेस में। फिर इसमें एक स्कॉलर दिखाया गया है जो कि कंप्यूटर पर आप जैसा कोई स्कॉलर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएगा और उसपे से वो डेटाबेस से जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करके प्रोग्राम मॉडल को ट्रेन करेगा। और जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो आपका फिर क्लासिफिकेशन का मॉडल मिल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का मॉडल मतलब ये कुछ आपका मतलब डिसीजन ट्री भी हो सकता है या फिर कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी हो सकता है। तो बेसिकली हमको जो मतलब होता है आखिरी में वो क्लासिफिकेशन मॉडल से मतलब होता है। ये एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है कि जिसमें कि हम अगर फील्ड का इनपुट देंगे तो फिर वो टारगेट हमारा आउटपुट दे देगा या उसको क्लासिफाई करेगा या रिग्रेशन करेगा। तो हम आगे देखते हैं। मतलब सिंपल है ये, डाटाबेस से डाटा ले लो, मैथमेटिकल मॉडल का प्रोग्राम बनाओ, मैथमेटिकल मॉडल को ट्रेन करो, और जो उससे जो मॉडल बन के आएगा, मैथमेटिकल फार्मूलाज या मॉडल्स या डिसीजन ट्री बन के आएगा, उससे जो है उसको फील्ड में यूज करके आपका रिजल्ट ले लो। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो है लर्निंग आपका जो होता है, लर्निंग दो तरह का होता है। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग और एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये सुपरवाइज लर्निंग जो है वो क्या है वो देखिए आप। सुपरवाइज लर्निंग मतलब ये आपके लेफ्ट में आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपके लेफ्ट में कैट है, डॉग है, या फिर ये एक हाथ का उंगली का साइन बना के रखा है। या फिर आप यहां से समझिए, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये है कि भाई हम उसको टारगेट वेरिएबल दे रहे हैं, टारगेट एट्रीब्यूट दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं ईमेल प्रोग्राम को ट्रेनिंग के टाइम की हैम कौन सा है और स्पैम कौन सा है, हम बता रहे हैं, टारगेट वेरिएबल भी दे रहे हैं। अब जैसे ये प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम में हम कंप्यूटर प्रोग्राम को ऑलरेडी पहले से बता रहे हैं कि कैट कौन सा है, डॉग कौन सा है। हम ये इमेज नंबर 1 फीड कर रहे हैं, ये डॉग है, इमेज नंबर 2 फीड कर रहे हैं, ये जो है कैट है, और ये इमेज नंबर 3 फीड कर रहे हैं जो विक्ट्री का साइन है। ये कब बताना है हमको? ट्रेनिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे नहीं, ट्रेनिंग के टाइम पे बताना है, ताकि मॉडल ट्रेन हो जाए, पहचानना सीख जाए। जैसे हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि बच्चे हो या तुम्हारे मामा हैं, बच्चे हो या तुम्हारे काका हैं, तो इस तरह से हमको कंप्यूटर प्रोग्राम को पहले बताना पड़ता है कि इमेज नंबर 1 डॉग का है, इमेज नंबर 2 जो है कैट का है, और इमेज नंबर 3 जो है वो जो है विक्ट्री साइन का है। अब ये आप जो देख रहे हैं ये न्यूरल नेटवर्क है, काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी आगे की स्टेज पे आएगा। न्यूरल नेटवर्क है इमेज प्रोसेसिंग का। ये इमेज को लेता है और ये जब आप इसको रन करते हो और इस तरह का कैट का इमेज देते हो तो क्लासिफाई कर देगा कि ये कैट है। जरूरी नहीं है कि आप कैट है ना वही इमेज दो जो आपने ट्रेनिंग के टाइम दिया था, आप डिफरेंट अलग अलग तरह की कैट भी उसको दे दोगे। काली कैट आपने ट्रेनिंग के टाइम काली कैट दी थी, पर अगर आप टेस्टिंग के टाइप अगर सफेद कैट दे दोगे तब भी जो है वो क्लासिफाई कर देगा कि ये कैट है, क्योंकि वो पहचाना सीख जाता है कि अगर 4 लेग है और इस तरह का फेस कट है और इस तरह की नाक है, इस तरह की आंख है, तो वो कैट होती है। वो जनरलाइज करना सीख जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि जब आपने फीड किया था तो इस तरह का एक कैट का इमेज नहीं फीड करते हो आप कैट के हजारों इमेज फीड करोगे, डॉग के हजारों इमेज फीड करोगे, और विक्ट्री के जो है हजारों इमेज फीड करोगे। तभी कंप्यूटर प्रोग्राम जो हजारों इमेज को एनालाइज करके ही कंप्यूटर प्रोग्राम पहचानना सीखेगा कि कैट कैसा है, डॉग कैसा है और विक्ट्री कैसा है। अब इसका एक बार आपका कंप्यूटर मॉडल ट्रेन हो गया तो आपको क्या फायदा? फिर आप उसको दुनिया में किसी भी तरह की कैट दे दो, बैठी कैट दे दो, खड़ी कैट दे दो, छलांग लगाती हुई कैट दे दो, काली कैट दे दो, या जो है जिसमें काले सफेद धब्बे होते हैं ऐसी कैट दे दो, या बड़ी कैट दे दो, छोटी कैट दे दो, पहचान जाएगा कि ये कैट। ठीक है ना? तो इस तरह का ये फायदा है आपका। तो ये मतलब सुपरवाइज लर्निंग में आप ध्यान रखिए कि सुपरवाइज लर्निंग में हम हमेशा टारगेट वेरिएबल ट्रेनिंग के टाइम में देते हैं। ये टारगेट वेरिएबल यहाँ इस डाटा सेट में हैम स्पैम है। हैम स्पैम बताते हैं उसको कि भाई इस तरह का जो ईमेल है वो हैम होता है और इस तरह का स्पैम होता है। इस तरह के प्रोग्राम में हम बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इमेज नंबर 1 डॉग है, इमेज नंबर 2 कैट है, इमेज नंबर 3 जो है वो विक्ट्री का साइन है। ऐसी हजारों इमेज फीड करनी पड़ेगी आपको। और इस तरह का जो न्यूरल नेटवर्क को हम ट्रेन करते हैं तो हो सकता है कि आपका वो जो ट्रेनिंग टाइम है कंप्यूटर के ऊपर
वो जो है वो आपका 5 घंटे 6 घंटे का भी कंप्यूटर 6 घंटे भी ले ले आप, क्या हो सकता है कुछ ज्यादा भी ले ले ट्रेनिंग होने में। और कुछ कुछ प्रोग्राम होते हैं जैसे गूगल नेट वगैरह, ये लोग यूज कर बड़े बड़े प्रोग्राम ट्रेनिंग, डीप न्यूरल नेटवर्क है गूगल वगैरह जो बनाते हैं ना, इनको तो महीनों लग जाते हैं ट्रेन होने में, उनके सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर महीनों लग जाते हैं ट्रेन होने के ऊपर, वो भी कवर करेंगे। पर हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम हम बनाएंगे वो इससे काफी सिंपल होंगे और 10-15 मिनट में 5-10 मिनट में ट्रेन हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिलहाल हम इमेज प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं हम, जो है फिलहाल इस तरह का डेटा यूज करेंगे जिससे आपको दिख रहा है, टेबुलर डेटा यूज करेंगे। और ये ईमेल टाइप में जैसे हैम स्पैम में क्लासिफाई किया है, इस तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टेबल डाटा काफी सिंपल होगा, इमेज नहीं होगा। इमेज डेटा है उसको अनस्ट्रक्चर्ड बोला जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और इस तरह के जो टेबुलर फॉर्म में होता है ये स्ट्रक्चर्ड डेटा बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखिए दो तरह की सुपरवाइज लर्निंग होती है, मैं आपको अनसुपरवाइज अभी बताऊंगा, अभी आप सुपरवाइज पे कंसंट्रेट कीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुपरवाइज लर्निंग किसको बोलते हैं, जिसमें हम टारगेट वेरिएबल भी फीड करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, उसको हम सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। देखिए दो मेन तरह के प्रॉब्लम होते हैं इसमें सुपरवाइज लर्निंग में। अब आप यहाँ देखें कि दो तरह के क्लस्टर है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो है ब्लू बॉल्स बनी हुई हैं और ऊपर जो है ब्लू प्लस बने हुए हैं। तो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम को जब हम ट्रेन करेंगे तो हम उसको बताएंगे कि ये प्लस प्लस है और ये जीरो बॉल है। जब हमारा कंप्यूटर मॉडल ट्रेन हो जाएगा और मॉडल ट्रेन प्रेसिंग हो जाएगी और उसके बाद जब उसको बॉल फीड करेंगे और नहीं बताएंगे कि ये बॉल है कि ये नीचे 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 के क्लस्टर में जाना चाहिए कि ऊपर के क्लस्टर में जाना चाहिए, मतलब ये पर्टिकुलर इमेज हम उसको देंगे या तो बॉल की होगी या तो प्लस साइन की होगी, और उससे हम पूछेंगे कि भाई ये नीचे वाले क्लस्टर में जाना है कि ऊपर वाले क्लस्टर में, तो कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप क्लासिफाई करके बता देगा कि ये ऊपर वाले जो है हाफ अपर हाफ में जाना है, जो बॉल है तो लोअर हाफ में और प्लस है तो अपर हाफ में जाना चाहिए। ये जो न्यूरल नेटवर्क का प्रोग्राम देख रहा है ये भी क्लासिफिकेशन प्रोग्राम है, इसमें हम अलग अलग टाइप की इमेज फीड करते हैं और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम से पूछते हैं भाई बता कि ये कैट है, ये डॉग है, कि ये विक्ट्री का साइन, हम कंप्यूटर प्रोग्राम से पूछते हैं, मतलब हम कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलते हैं कि इमेज को क्लासिफाई कर। पर जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रेन करते हैं तब हम खुद ही उसको बताते हैं कि इमेज नंबर 1 डॉग है, इमेज नंबर 2 है वो कैट है, इमेज नंबर 3 है वो, ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम पहचानना सीख जाए। तो ये दोनों मैंने आपको क्लासिफिकेशन प्रोग्राम बताया। ये जो आपका प्रोग्राम था स्पैम एंड हैम का, ये भी क्लासिफिकेशन प्रोग्राम, क्योंकि आप ईमेल्स को क्लासिफाई कर रहे हो दो कैटेगरी के अंदर, कि हैम ईमेल मतलब जो है वो जो हमको वांटेड ईमेल कौन सी है, बिजनेस ईमेल कौन सी है, काम की ईमेल कौन सी है, उसको हम हैम बोलते हैं, और स्पैम मतलब अनवांटेड ईमेल, एडवर्टाइजमेंट का ईमेल कौन सा है। तो हम दो कैटेगरी हैम और स्पैम में जो है क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये भी अभी तक मैंने आपको तीनों क्लासिफिकेशन के प्रोग्राम बताए हैं। अब आप एक तरह का प्रोग्राम देखिए, मैं आप चाहता हूं कि आप पहले देखें, तो आप बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए आपके पास ये कुछ एक दूसरा एक हो गया क्लासिफिकेशन जो आप अच्छे समझ गए होंगे। दूसरा टाइप है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ये प्लॉट समझ लीजिए, एक्स वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स पकड़ लीजिए और जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई पकड़ लीजिए, उसमें हमारे पास इस तरह के कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। तो हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को फीड किए सारे डेटा पॉइंट, तो आप देखना है थोड़े रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर भी आप इसको थोड़ा क्लोजली देखें तो भी एक पैटर्न है, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग तो है ये, वही एक स्ट्रेट लाइन के कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट बैंड है, एक बैंड है उसमें है सारे पॉइंट। तो अगर हमारा बैंड के बाहर हमको प्रेडिक्ट करना है कि भाई ये हम पॉइंट दे रहे हैं तो वो ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, या फिर हम एक्स एक्सिस इस बैंड के बाहर एक्स एक्सिस की वैल्यू दे दें तो वाई एक्सिस की वैल्यू अगर हमको चाहिए, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो इस केस में हमारा मॉडल क्या होगा, ये क्लासिफिकेशन के केस में तो हमारा मॉडल है पार्टीशन लाइन, जो डॉटेड देख रहे हैं पार्टीशन लाइन हमारा मॉडल होगा। यही मॉडल हमको बताता है कि अपर हाफ इज प्लस एंड लोअर हाफ इज जीरो, लोअर हाफ इज बॉल। ओके, ये मॉडल हो गया हमारा। अब इस केस में क्या है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप डॉटेड जो ऊपर की ओर जा रही है, ये लाइन ही हमारा मॉडल है जो आप कार्डिनल ज्योमेट्री में सीखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही फॉर्मूला हमारा मॉडल है। तो यही जो है, यही मॉडल जो है इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा है बॉल्स को, तो कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, पर अप्रोक्सीमेटली इसी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c के आसपास से सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में हमारा मॉडल जो है वो लाइन है। अगर इस मॉडल में y इज इक्वल टू mx प्लस c हम निकाल लिए कि हाँ इक्वेशन आ गया, हमको जो है m और c की वैल्यू मिल गई, m और c की,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक्स और y वेरिएबल है और m और जो है c कांस्टेंट होता है, राइट। तो हमारे को इक्वेशन डिफाइन करने के लिए m और c की जरूरत होती है। लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसमें आपको m जो है वो चाहिए और c चाहिए। अगर आपको m और c मिल गया तो फिर आप एक्स और y में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप जो है स्कूल में सीखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अब ये मॉडल में मतलब हम m और c निकालते हैं। यहाँ पे m और c निकाल के हमने y इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डाल दिया, उसके बाद हम x की वैल्यू देंगे, वो भले ही इसके बाहर होगी तो भी हम अब जो y एक्सिस जो हमारा इक्वेशन ऑटोमेटिक बता देगा कि ये y की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है उसको रिग्रेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। अब देखो एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल है जिससे आपको अभी मेरा ख्याल है क्लासिफिकेशन आप ढंग से समझे हैं, पर रिग्रेशन अभी भी आप उतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक कॉलोनी में आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, मतलब आप एक मतलब प्रॉपर्टी के दलाल जिसको बोलते हैं, या प्रॉपर्टी के जो रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं वो है, ठीक है। आप कुछ साल से काम कर रहे हैं एक एरिया के अंदर, जैसे आप बेंगलोर में या फिर इंदौर में आप काम कर रहे हैं, पलासिया एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे इंदौर में, या उज्जैन में फ्रीगंज एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर उज्जैन में आप नानाखेड़ी एरिया में काम कर रहे हैं। अब तो वहां भी बहुत घर हो गए हैं ना, तो वहां पे आप घर खरीदने बेचने का जो है, दलाली करने का या जो है आप धंधा करते हो। आप 10 साल से काम कर रहे हो, तो आप हो सकता है आपके पास 5,000 10,000 घरों का डेटा हो जाए कि भाई इस तरह का घर जो है जिसमें 2 बेडरूम होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं, ऊपर एक रूम होता है, वो आता है 40 लाख में नानाखेड़ी में। और वैसा ही घर अगर है अगर हमारे पास फ्रीगंज एरिया में, तो वो हो सकता है 1 करोड़ का आता। तो इस तरह का डेटा आपके पास हो गया, तो फिर आप डेटा कंप्यूटर प्रोग्राम में दे दीजिए कि भाई इस तरह का घर जो है जिसमें 2 बेडरूम होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं और ऊपर एक रूम होता है और 1200 स्क्वायर फीट का होता है, नानाखेड़ी में है तो वो 40 लाख का आता है। वैसा ही घर अगर फ्रीगंज में है तो 1 करोड़ का आता है। इस तरह का डेटा जो है आप कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड कर दीजिए, वो मॉडल बना कर दे देगा। मॉडल मतलब क्या होगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइन या इस तरह का कोई मॉडल होगा, प्लेन होगा जो कि बताएगा। अब आपके पास नानाखेड़ा में दूसरा एक घर आता है उसी जैसा, कोई उसके जैसा या थोड़ा डिफरेंट भी आता है, और आप उसको उस कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड करके पूछते हैं कि भाई इसमें 2 बेडरूम है और 2 बेडरूम की बजाय 2.5 बेडरूम है और 2 बाथरूम है और ऊपर 1 रूम की बजाय 2 रूम है, इस तरह का घर आता है। और आप उस तरह का डेटा जो है अगर आप कंप्यूटर मॉडल को अपने फीड करते हैं और उससे पूछते हैं कि इस घर का प्राइस क्या होगा। पहले तो आपने प्राइस ऑलरेडी फीड कर रखे हैं कि नानाखेड़ा में 40 लाख और फ्रीगंज में 1 करोड़। अब आप नए घर में, उसकी प्राइस नहीं मालूम आपको, नए घर में कितना होना चाहिए प्राइस। नानाखेड़ा में नया घर आया आपके पास, उसकी प्राइस नहीं मालूम आपको, तो आपको प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं आप उसकी, कैसे करेंगे। आप बेडरूम डाल दीजिए कितने, बाथरूम डाल दीजिए कितने, ऊपर कितने रूम है डाल दीजिए, कितने स्क्वायर फीट का है ये डाल दीजिए। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं पर अपन सिंपल रखते हैं। पैरामीटर आप कंप्यूटर प्रोग्राम को दे दीजिए, वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बता देगा आपको कि यहाँ पे प्राइस जो है इसमें चूंकि थोड़ा ज्यादा है तो 50 लाख होनी चाहिए प्राइस। इसकी जो ऑप्टिमम प्राइस है या इसकी सही प्राइस जो है इस घर की, इस तरह का अगर घर का स्पेसिफिकेशन है तो इस तरह के घर की प्राइस जो है वो 50 लाख होनी चाहिए। तो इस तरह, ये इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें आप कंप्यूटर को डेटा पूछ रहे हैं। डेटा पूछ रहे हैं ना, मतलब घर के एट्रीब्यूट देके, घर के कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, कितना स्क्वायर फीट एरिया देके उसकी प्राइस पूछ रहे हैं। जबकि ऊपर आपने क्या किया था, ऊपर जो है आपने कुत्ते बिल्ली के इमेज दे दिए थे और उससे पूछा था इमेज किसका है बताओ, कैट का है कि बिल्ली। यहाँ आपने नंबर नहीं पूछा था, यहाँ आपने पूछा था कि कुत्ते का इमेज है कि बिल्ली का इमेज, ये बताओ। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ आपने पूछा था ईमेल के एट्रीब्यूट देके कि ये स्पैम है कि हाँ मैं, ये बताओ, ये क्लासिफिकेशन। पर ये प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम अलग है। घर के प्रॉब्लम में आप घर के एट्रीब्यूट, इनपुट एट्रीब्यूट डाल के उससे पूछ रहा है इसका प्राइस कितना होगा। तो वो प्राइस जो है वो 10 लाख से लेके 20 करोड़ तक कितना ही प्राइस बता सकता है। नंबर जो है घर के प्राइस का, जिस तरह के आप एट्रीब्यूट डालो उसके हिसाब से हो सकता है आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है और आपका धंधा बहुत बड़ा है, तो वो हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर जो आंसर देगा वो हो सकता है, छोटा घर है तो 10 लाख, और अगर आप बहुत बड़ा महल के स्पेसिफिकेशन डाल देंगे तो वो हो सकता है उसकी प्राइस 3 करोड़ बता दे, 4 करोड़ बता दे आपको। तो ये मतलब आपका डेटा की कोई लिमिट नहीं है इसमें जी, 10 लाख भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है। तो यहाँ आप घरों को क्लासिफाई नहीं करवा रहे हैं कि अच्छा है कि बुरा है, क्लासिफाई नहीं करवा रहे हैं, आप घर की प्राइस पूछ रहे हैं, मैथमेटिकल नंबर पूछ रहे हैं।
तो इस तरह के प्रोग्रेशन को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो बोलते हैं वो हम रिग्रेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, रिग्रेशन। तो ज्यादा करके ये दो ही तरह के प्रॉब्लम हमारे को आएंगे, या तो प्रॉब्लम या तो क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में आएगा जहां आपको कुछ क्लासिफाई करना होगा, या रिग्रेशन का कैटेगरी में आएगा कि जहां आप कुछ इनपुट कैटेगरी देंगे तो आपको आउटपुट में बताना पड़ेगा कि इसका नंबर जो है कॉस्ट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, या फिर जो भी एट्रीब्यूट आपने फीड जैसा भी होगा उसके हिसाब से आपको एक नंबर बताना पड़ेगा। तो ये रिग्रेशन हो गया। ये दो तरह के प्रॉब्लम हो गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसका क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का एग्जांपल ये देता हूं कि आप बैंक में जाते हैं या फिर आप मतलब क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन करते हैं। तो एक एटीएम में आप जैसे जा रहे हैं, आप एक सिटी में 10 एटीएम, उज्जैन में जैसे फ्रीगंज एरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10 एटीएम, ठीक है, अलग अलग एटीएम में। भाई एटीएम में तो हर तरह के आदमी जाते हैं, मतलब हो सकता है जो फ्रॉड करने वाला आदमी है, जो बदमाश है, वो भी जाएगा, और आप हम जैसा शरीफ आदमी पैसे निकालने जाता है। तो बैंक का है ना, जब एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं या बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं एटीएम के थ्रू, उसमें आप ध्यान रखिए हमेशा कि 1% या उससे थोड़ा कम ट्रांजेक्शन फ्रॉड भी होता है। मतलब गलत आदमी जो होता है उसकी बैंक में उतना पैसा नहीं होता, या फिर किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज करके वो पैसा निकाल के ले जाता है। पर ऐसे ट्रांजेक्शन की जो संख्या है वो 1% से बहुत कम होती है, हो सकता है 0.4%, 0.2% होती है, इसीलिए बैंक चल पाता है। अगर बैंक ऐसी ट्रांजेक्शन की संख्या 30-40% हो गई तो बैंक ही बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो आप इसमें आप है ना, आपको अब आप इतने लोग जा रहे हैं, भाई बदमाश भी जा रहा है ट्रांजेक्शन में और आप भी जा रहे हो। अब अगर बैंक को मतलब 100 में से अगर 4 ट्रांजेक्शन भी बदमाश आदमी ने खराब कर लिए तो बैंक को तो चूना लग गया, ठीक है ना, बैंक को चूना लग गया। तो बैंक चाहेगी कि भाई जब ये आदमी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसी के दौरान मेरे को पता चल जाए कि ये ट्रांजेक्शन बराबर है, मतलब फ्रॉड ट्रांजेक्शन है कि सही ट्रांजेक्शन, फ्रॉड है कि मतलब जेन्युइन ट्रांजेक्शन है कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन। अगर उस आदमी को जो क्रेडिट कार्ड डाल के जब नंबर डाल रहा है या कुछ बैंक उसको पैसे दे रही है, उसके पहले ही अगर बैंक को पता चल गया कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, तो बैंक में वो तो सायरन बजा देंगे वहां पे तुम्हारे एटीएम पे, और वहां जो गार्ड खड़ा है वो पकड़ लेगा वो आदमी। मतलब बैंक का ट्रांजेक्शन बच गया ना, बैंक का पैसा बच गया। तो इस तरह के प्रोग्राम की बैंक को तो बहुत वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन फीड करके, ट्रांजेक्शन के एट्रीब्यूट फीड करके कि कौन फीड कर रहा है, कहां से फीड कर रहा है। कुछ कुछ एरिया में क्राइम ज्यादा होता है तो वहां से फ्रॉड ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, तो लोकेशन का भी इंपॉर्टेंस है, आदमी के एट्रीब्यूट का भी इंपॉर्टेंस है, किस तरह का आदमी फीड कर रहा है। तो वो है ना, कस्टमर के जो एट्रीब्यूट बैंक के पास होते हैं उनका भी इंपॉर्टेंस है, अमाउंट कितनी डाल रहा है। अगर आप जो है बॉम्बे में या आप उज्जैन में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और एक आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है लंदन में, तो बैंक पहचान जाएगी भाई आदमी तो लंदन का जिंदगी में कभी गया ही नहीं है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, इसके ट्रांजेक्शन सब उज्जैन में ही होते हैं। अब एक तो ट्रांजेक्शन में को लोकेशन उज्जैन दिखा रहा है, तुरंत बैंक रोक देगा वो ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे देगा ही नहीं उसको एटीएम से, तुरंत रोक देगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम्स की बैंक को जो है बड़ी वैल्यू है। तो ये प्रोग्राम भी मशीन लर्निंग प्रोग्राम ही है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन जो है वो मशीन जो है फ्रॉड है कि ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, वो ट्रांजेक्शन जो है सही है कि गलत है, ये हम पहचान कर रहे हैं। ये भी क्लासिफिकेशन। ये हाउस, जब हम हाउस का प्रॉब्लम, हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं, घर की प्राइस जो है हम प्रेडिक्ट करते हैं उसके एट्रीब्यूट देखें, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो दोनों तरह के प्रॉब्लम हमको मशीन लर्निंग में मिलेंगे। ये सुपरवाइज लर्निंग। अब मैं यहाँ पे एक मिनट का गैप ले रहा हूँ, और जो है मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? एनीवन? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल है, अभी बहुत चीजें और बहुत बार रिपीट होगी, मतलब पर शुरू में आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, ये सब रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। अब अनसुपरवाइज लर्निंग है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग एक दूसरे, सुपरवाइज लर्निंग देख लिया अपन। सुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या, एक बार अगर आप देख लीजिए कि इनपुट एट्रीब्यूट के साथ हम टारगेट एट्रीब्यूट भी ट्रेनिंग के टाइम पे दे रहे हैं। पर अब अगर आप अनसुपरवाइज बोले तो अनसुपरवाइज में जो है, ये एग्जांपल देखिए, ये अनसुपरवाइज लर्निंग जो है, मैं कुछ आलू और एक अलग तरह की 2-3 तरह की सब्जी जो है फीड कर रहा हूँ। एक जो है ऑरेंज कलर की है, एक थोड़े और डार्क इंडिगो कलर की, और एक आलू है, आलू का जो है गेहूं का कलर होता है वैसा है। हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं।
पर मैं मेरे मशीन लर्निंग प्रोग्राम को ये नहीं बताता हूँ कि इसमें आलू कौन सा है और जो है चुकंदर कौन सा है, और जो है ये इसमें आलू बुखारा भी है ना, तो आलू बुखारा कौन सा है, बैंगन कौन सा है, चुकंदर कौन सा है, आलू कौन सा है, मैं बताता नहीं हूँ मशीन लर्निंग प्रोग्राम। और मशीन लर्निंग को बोलता हूँ तो बड़ा इंटेलिजेंट है ना, खुद ही भाई पहचान क्या कौन क्या है और हम मेरे को सेपरेट करके दे। मैं बताता नहीं हूँ, ट्रेनिंग के टाइम भी नहीं बताता हूँ मैं उसको कि आलू कौन सा है, चुकंदर कौन सा है और इसमें आलू बुखारा कौन सा है। ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ तू बहुत इंटेलिजेंट है ना भाई, तू ऐसा कर कि अपने आप ही पहचाना और मेरे को सेपरेट करके दे। तो इसमें दो मेन कैटेगरी है, देखो कंप्यूटर प्रोग्राम ने इसको सेपरेट करके दे दिया कि देखो ये आलू की गड्डी बन गई और ये जो है ये मैंने जो है ये चुकंदर या जो भी फल था ये उसकी गड्डी बना दी। जो आपको थोड़ा इंडिगो कलर का दिख रहा है, जो जो आपको दिख रहा है ये डार्क कलर का, उसकी दो 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 कैटेगरीज बना दी, ये फल है और सारे जमा कर दिए और ये कर दिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जिसमें हम कंप्यूटर को ट्रेनिंग के टाइम भी इनपुट नहीं देते हैं कि ये आलू है, ये चुकंदर है और ये आलू बुखारा है, और कंप्यूटर अपने आप से जो है लर्न करके जो है काम करके देता है, तो उसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है ना, इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। तो अधिकतर जो केसेस होते हैं 95% से ऊपर जो केसेस होते हैं, 90% मशीन लर्निंग के जो केसेस होते हैं 90% वो सुपरवाइज कैटेगरी में ही आते हैं, जहां की हम मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग के टाइम टारगेट वेरिएबल भी देते हैं, वो सुपरवाइज कैटेगरी में ही आते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि अनसुपरवाइज्ड इस कैटेगरी में आते हैं, पर वो कैसे वो केसेस कम होते हैं, पर भी आपको मालूम तो होना है ना, क्योंकि हमको तो इन पे भी काम करना है। देखिए अब ये बच्चा है घर में, ये देखिए एक बच्चा देख रहा है यहाँ पे छोटा, बड़ा खुश है अपने डॉग के साथ। तो ये इसका भाई घर का डॉग है, फैमिली का डॉग है, और ये बच्चा अपने डॉग को पहचानता है। तो इसकी आंखें, इसका शेप और इसके कान वगैरह देख के बच्चे में इतना इंटेलिजेंस हो कि पहचान गया कि डॉग कैसा होता है। अब उसको फैमिली ने ये छोटा डॉग ला के दिया उसके साथ खेलने के लिए, तो ये बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये डॉग है। आपका क्या जवाब है? उसको क्या बताना पड़ेगा कि ये भी डॉग ही है? बताना पड़ेगा? नहीं नहीं है ना, चूंकि वो पहचानता था अपने तरह के डॉग को, इसलिए उसने अपने आप से क्लासिफाई कर लिया। या उसको आप बिल्ली दिखाओगे तो बोल देगा कि ये डॉग नहीं, ये बिल्ली है। बिल्ली भला ना पहचान पाए, नहीं देखी होगी तो, पर वो डॉग पहचान लेगा कि हाँ ये डॉग है, उससे खेलने लगेगा वो। तो ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग है, इमेज क्लासिफिकेशन। तो ये जो है ये अनसुपरवाइज का जो है एग्जाम्पल है। तो अनसुपरवाइज को हम करेंगे इसमें, फिर कुछ एक और केस बताना था मेरे को इसमें आपको, क्लस्टरिंग वगैरह इसमें। मतलब अभी आप ये समझ लीजिए, आलू का एग्जांपल ध्यान में रखिए। अभी तो अभी आप बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे है कि भाई मैंने सब्जियां मिक्स करके दे दी और कंप्यूटर को कुछ बताया कि कौन सी सब्जी, भाई हमको बोल दिया इसको सेपरेट करके दे दो, और उसने सेपरेट करके दे दी अपने ही इंटेलिजेंस से। तो ये इस तरह का जो है वो अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, तो आपके अभी तक समझ में आ गया होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि सुपरवाइज में दो तरह के हैं, अधिकतर दो तरह के प्रॉब्लम आएंगे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ठीक है ना। और ये जो हम देख रहे हैं सब्जियों को मिक्स करके दे के अलग अलग सब्जियां करना, तो ये क्लस्टरिंग का काम है। ये जो है अनसुपरवाइज्ड है, क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग मतलब क्या? ये जो डार्क कलर की सब्जियां हैं उसने अलग कर दी, एक क्लस्टर बना दिया उसका, और जो आलू है, आलू जो लाइट कलर की थी उसका एक क्लस्टर बना दिया। तो ये क्लस्टरिंग का काम है, इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। अलग अलग क्लस्टर बना दिए इसने, जिस तरह की प्रॉपर्टी, जिसको जो है अलग अलग रंग दिखा, उसको रंग या उसका शेप या जो भी उसको दिखा होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम ने उसके हिसाब से क्लासिफाई कर दिया कि ये क्लस्टर है डार्क कलर का और ये क्लस्टर है लाइट कलर का जो कि आलू है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो प्रोग्राम है इसको हम जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आज इतना ही फीड करूंगा आज, और मेरा ख्याल है हम लोगों ने काफी टाइम भी लिया है, एक सवा घंटा 10 मिनट तो हो गया, तो लेक्चर के लिए इतना टाइम काफी हो गया। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ अपन ने क्या क्या किया है। अपन ने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन देखी, तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन जो हमको याद रखना वो ये है, मशीन लर्निंग इज कंसर्न विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ध्यान रखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट इज ऑटोमेटिकली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस मतलब डेटा का फॉर्म में, उसको जो हम डेटा के फॉर्म में जब हम उसको एक्सपीरियंस देंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होता है। जितना जितना ज्यादा डेटा और जितना एक्यूरेट डेटा दोगे उसको, उतना उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सिखाया आपको, भैया अपन ने सीखा कि भाई मशीन लर्निंग हमको क्यों सीखना है। अब इतना सब रामायण होने के बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि मशीन लर्निंग हमको क्यों सीखना है।
तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है। ये भी मशीन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मतलब एल्गोरिथम्स का सेगमेंट है, जिसमें कि हम मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हैं। ट्रांजैक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे लेफ्ट में ट्रांजैक्शन है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइटम किसके साथ ऑटोमेटिक जाए। ठीक है, कौन सी मतलब आइटम की ग्रुपिंग कैसे होगी। जैसे अगर मिल्क और एक साथ में जाते हैं, तो हम एक के पास मिल्क भी सुपरमार्केट में एक की जो अलमारी है उसके पास जो है मिल्क भी रख देंगे, और उसके साथ पिज्जा भी रख देंगे और सलाद भी रख देंगे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो देख रहे हैं हम कि भाई एक मिल्क पिज्जा और सलाद हमेशा एक साथ जाते हैं। तो हम इस तरह का इंटेलिजेंस डिराइव कर लेंगे। आपने एक तरह किसी लेडी ने एक तरह का ट्राउजर देखा, तो उसको हम सिमिलर तीन और दिखा देंगे कि भाई ऐसे और भी है जो आपके तरह के लोगों ने लिए हैं। फिर हमने देखा कि मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन एरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, फेस रिकॉग्निशन है, बायो इन्फॉर्मिक्स है, मेडिकल डायग्नोसिस है। फिर हमने ये देखा कि मशीन लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है। मतलब मशीन लर्निंग में डाटा, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसको डेटा एक्विजिशन बोलते हैं। डेटा बहुत सारे सोर्सेस से हो सकता है, डेटा बहुत अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद हम उसको एक पर्टिकुलर इकट्ठा करके हम उसकी डाटा की क्लीनिंग करते हैं। डाटा को क्लीन करने के बाद उसमें अगर कुछ कचरा हो या कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो वो हटाएंगे, ब्लैंक हो वो हटाएंगे, कुछ अगर उसमें अनवांटेड रो है वो हटाएंगे, और इस तरह के फॉर्म में लाएंगे डेटा को, जो कि मशीन लर्निंग प्रोग्राम में हम फीड कर सकें ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करते हैं। मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने के बाद टेस्टिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डाटा हमेशा डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखिए। ट्रेनिंग का डाटा डिफरेंट होता है, टेस्टिंग का डाटा डिफरेंट होता है। तो ट्रेनिंग जो है हम 80% डेटा पे करते हैं और टेस्टिंग 20% डेटा पे करते हैं, पर दोनों का डेटा सेट डिफरेंट होता है। और जब टेस्टिंग पास हो गया तो जो है मॉडल का डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये पास होने का क्या करता है कि जो मशीन लर्निंग का जो एक्यूरेसी है वो ट्रेनिंग एक्यूरेसी से +-5% में होना चाहिए। मॉडल टेस्टिंग में फेल हो गया तो हम वापस जो है ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। ठीक है ना। तो ये लूप जब तक चलता रहता है जब तक हमारी टेस्टिंग पास नहीं हो जाती। टेस्टिंग करने के बाद उसका हम इंटरनेट पे जैसा भी हो उसका डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। डाटा को जो हम क्लीन करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। पर दोनों में देखिए, जो डेटा ट्रेन में होता है वैसा ट्रेनिंग में नहीं होता, और जो टेस्टिंग में होता है वो ट्रेनिंग में नहीं होता, और जो ट्रेनिंग में होता है वो टेस्टिंग में नहीं होता। मतलब ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ध्यान रखिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और मैंने ये भी बताया आपको कि डाटा एक्विजिशन और डेटा के जो काम होते हैं, क्लीनिंग के और दूसरे डेटा के काम, इनमें आपका 70% टाइम चला जाता है। मैंने आपको डेटा सेट बताया, मैंने आपको बताया कि इनपुट वेरिएबल क्या होते हैं और टारगेट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज लर्निंग में ट्रेनिंग के टाइम पे हम इनपुट वेरिएबल भी देते हैं और टारगेट एट्रीब्यूट भी देते हैं। बट अनसुपरवाइज लर्निंग में जो है हम सिर्फ इनपुट वेरिएबल देते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट नहीं देते ट्रेनिंग के टाइम पे भी। ठीक है ना। कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू सेपरेट ऑन इट्स ओन इंटेलिजेंस। तो ये मैंने आपको फिर बताया कि कैसे काम करता है। डेटा सेट में हम डेटा रखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं जो डेटाबेस से डेटा लेता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम फिर जो फाइनली हमको कंप्यूटर प्रोग्राम देता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोग्राम दिखाया है ये क्लासिफिकेशन मॉडल है, डिसीजन ट्री मॉडल है। हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हो सकता है, y = mx + c, y = m × x + c। सिंपल मशीन, ये भी एक मशीन लर्निंग का ही इक्वेशन हो सकता है, या किसी प्लेन का इक्वेशन हो सकता है, या किसी कॉम्प्लेक्स 3D सरफेस का इक्वेशन हो सकता है। इस तरह का, मतलब कुछ मैथमेटिकल जो है वो मॉडल या मैथमेटिकल फार्मूला टाइप का ही होगा। वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा कि आप उसको कभी पेपर पे लिख ही नहीं पाओ। इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या फिर इतना सिंपल भी हो सकता है कि y = m × x + c, जहां पे हम मॉडल निकालना मतलब क्या, m की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको हम मॉडल बनाना बोलते हैं। ये देखिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। हम कुत्ते बिल्ली और विक्ट्री का साइन देके कंप्यूटर से पूछ रहे हैं बताओ ये क्या है, पर ट्रेनिंग के टाइम हम उसको बताते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है और ये विक्ट्री का साइन है। इस तरह का जो आप, अगर आप कभी इस तरह का आप डायग्राम देखें जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बीच में जो कलर डॉट्स, कलर बॉल्स जो हैं, कलर बॉल्स, ये न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क हम काफी लेटर स्टेज पे कवर करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। फिर आप देखिए कि जो सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो दो तरह की होती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया, समझा किस तरह क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन में जो डिसीजन बाउंड्री दिख रही है डॉटेड, ये हमारा मॉडल होता है।
और रिग्रेशन में हमारा जो जैसे स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, तो अभी ये सिंपल है इसलिए स्ट्रेट लाइन हमारा इक्वेशन है, पर मॉडल जो है रिग्रेशन में हमारा जो है वो प्लेन का इक्वेशन भी हो सकता है या किसी कॉम्प्लेक्स सरफेस का भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सुपरवाइज्ड लर्निंग के मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, जैसे अगर आपको हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन करना है, हाउसिंग प्राइस का प्रेडिक्शन करना है, हाउसिंग प्राइस का प्रेडिक्शन करना है तो वो रिग्रेशन हो जाएगा। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन क्लासिफाई करना है कि ये फ्रॉड है कि सही है, फ्रॉड है कि जेन्युइन ट्रांजेक्शन है कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, ये आपको क्लासिफाई करना है तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर अनसुपरवाइज मैंने बताया कि कंप्यूटर को हम टारगेट वेरिएबल देते ही नहीं है, सिर्फ इनपुट वेरिएबल देके ही कंप्यूटर पे इंटेलिजेंस पे छोड़ देते हैं कि कंप्यूटर शुड बी एबल टू क्लासिफाई, कंप्यूटर शुड बी एबल टू क्रिएट क्लस्टर्स लाइक दिस। तो अगर ये भाजी का एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे तो अनसुपरवाइज कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे भाजियों को मिक्स करके दे दिया है, कंप्यूटर बोल दिया है तो सेपरेट क्लस्टर बना के दे, सेपरेट करके दे इनको, तो कंप्यूटर अपने आप भाजियों को पहचान के सेपरेट करके देता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें आज हमने बहुत डिटेल में देखी, तो ये आपके लिए अच्छे फाउंडेशन का काम करना चाहिए। और ध्यान रखिए ये सब चीजें काफी जो है हम रिपीट करते रहेंगे, और रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन मॉडल, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, ये जब भी हम प्रोग्राम पे काम करेंगे या जब भी हम मॉडल पे काम करेंगे तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे, तो आपको रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप बाद में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अपन किस तरह से करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम या मैथमेटिकल मॉडल या कोई भी नई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लेंगे तो हम उसका पीछे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड पहले कवर करेंगे, उसके पीछे मैथ्स क्या है और वो किस तरह के फार्मूलों पे काम करता है और उसके पीछे का मैथ्स क्या है वो पहले कवर करें। उसके बाद हम ये थ्योरी में देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहा है, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मॉडल की। उसके बाद हम लोग एक उसी मॉडल के एग्जांपल को एक पाइथन में कोड करेंगे, एक क्लासरूम में होगा पाइथन का सिंपल एग्जांपल हम पाइथन का क्लासरूम में कोड करेंगे जिसका मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसी तरह का दूसरा प्रॉब्लम आपको हैंड्स ऑन दिया जाएगा घर पे सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको अभी पाइथन का मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट दिया था ना, वो मैंने आपको वो दिया जाएगा घर के लिए काम करने के लिए। और उसके बाद जो है हमेशा जैसे हम देते आ रहे हैं बीच में, मतलब इन सबके बीच में आपको थ्योरी का होमवर्क भी रहेगा। ये सब प्रोसीजर से आप हमारे पाइथन के कोर्स में वाकिफ हो चुके हैं, तो ये वही सब प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इसमें बोलने की चीज ये है कि पटेल साहब अभी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है पर आप पढ़िए जरूर, आप सभी क्लास में आएंगे पटेल सर की, परंतु वो जो थोड़ा बहुत उसके बाद जो भी बैकग्राउंड लगेगा या जो भी बैकग्राउंड रहेगा सिंपल टर्म्स में मैं वापस रिपीट करूंगा ऐसे, पर आपको सबको पटेल सर की क्लास में आना जरूरी है क्योंकि वो सीखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। पर पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड में वापस रिपीट करूंगा, इसलिए आपको जो है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर पटेल साहब की क्लास में ज्यादा समझ में नहीं आता है तो भी। पर आपको क्लास में आना जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैथ्स में क्या है और मैथ्स किस तरह से सीखा जाता है, मैथ्स में एग्जैक्टली होता क्या है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू। अगर अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए।